एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर द पॉट मेकर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले इस चैप्टर को हमने पढ़ा और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो चेक योर अंडरस्टैंडिंग में पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओनुला's सपोर्ट हेल्प सेंटिला? क्या आपको लगता है ओनुला के सपोर्ट ने सेंटिला को हेल्प किया? इफ यस वाई, इफ नो देन वाई नॉट। तो बिल्कुल ओनुला के सपोर्ट से ही सेंटिला पॉट मेकिंग सीख पाई थी। उन्होंने सेंटिला की प्रॉब्लम को समझा, उसको अच्छे से गाइड किया, एनकरेज किया और कॉन्फिडेंस दिया। तो आंसर आप लिखेंगे यस, ओनुला's सपोर्ट हेल्प सेंटिला अ लॉट। हाँ, ओनुला के सपोर्ट ने बहुत हेल्प किया सेंटिला को। शी अंडरस्टूड सेंटिला's प्रॉब्लम। उन्होंने सेंटिला की प्रॉब्लम को समझा एंड गाइडेड हर प्रॉपरली उसको गाइड किया। शी ऑल्सो एनकरेज्ड हर। उन्होंने उसे एनकरेज भी किया एंड गेव हर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस दिया। नेक्स्ट इज सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स। सेंटिला ऑब्जर्व करती है, ध्यान से देखती है उनकी मदर को पॉट्स बनाते हुए। What does this tell us about her? ये हमें क्या बताता है सेंटिला के बारे में? So this tells us, ये हमें बताता है that सेंटिला is very observant. सेंटिला बहुत ऑब्जर्वेंट है, चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, and eager to learn, और सीखना चाहती है। She learns by watching carefully. ध्यान से देखकर, ऑब्जर्व करके वो सीख लेती है चीज़ों को। Next is arrange the following events of the story in the correct sequence. अभी स्टोरी के कुछ इवेंट्स आपको गिवन है जिन्हें आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। पहले कौन सा इवेंट हुआ, नंबर 1, देन उसके बाद इस तरह से अपने आंसर्स आप शेयर करेंगे क्लासमेट्स और टीचर के साथ। तो पहला इवेंट है द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट अरेनला's अनविलिंगनेस टू टीच पॉटरी टू सेंटिला। तो विलेज काउंसिल ने, गांव की पंचायत ने मेसोबा जो सेंटिला के फादर थे उनको बुलाया ये जानने के लिए कि अरेनला क्यों अनविलिंग है, नहीं सिखाना चाहती पॉटरी सेंटिला को। नेक्स्ट है अरेनला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स। अरेनला ने एक नया बैच बनाया पॉट्स का। एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क। फिर सेंटिला को कहा कि अब ये काम तुम जारी रखो, एज शी वॉज अनवेल, क्योंकि वो अनवेल थी। नेक्स्ट, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटिफुल पॉट्स। सेंटिला ने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि कैसे दूसरे जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं वो क्राफ्ट करते हैं इतने सुंदर पॉट्स को। सेंटिला पैशनेट थी पॉटरी के बारे में, लेकिन उसने अपने इस पैशन को शेयर नहीं किया अपनी मदर के साथ। नेक्स्ट है ओनुला ने गाइड किया सेंटिला को इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। नेक्स्ट, सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट पॉट मेकिंग वाज अ टायरिंग जॉब। सेंटिला ने सुना कि उनकी मदर कह रही है कि पॉट मेकिंग एक टायरिंग जॉब है, थका देने वाला काम है, एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट, और वो बहुत कम कमा पाती है इससे। ओनुला ने ऑब्जर्व की 2 rows ऑफ पॉट्स इनसाइड द वर्कशेड। वर्कशेड के अंदर 2 लाइनों में पॉट्स रखे हुए थे, विच शी फेल्ट वॉज द वर्क ऑफ 2 people, क्योंकि वो काफ़ी थे नंबर्स में, तो उसको लगा कि ये 2 लोगों का काम है। सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर। सेंटिला ने 1 साल तक उनकी मदर से पॉट मेकिंग सीखी, बट वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, सीख नहीं पाई। सेंटिला वॉज एबल टू मेक पॉट्स क्विकली। सेंटिला जल्दी और स्किल के साथ पॉट्स बनाना सीख गई। पॉट्स उसने बनाए जस्ट 1 less than हर मदर्स। जो उसकी मदर के ने जो पॉट्स बनाए थे उनसे सिर्फ 1 ही कम पॉट उसने बनाया था। चलिए, तो सबसे पहले तो सेंटिला पैशनेट थी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, लेकिन अपने इस पैशन के बारे में उसने अपनी मदर को नहीं बताया था, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी वो वीविंग सीखे, पॉटरी नहीं। उसके बाद उसने अपनी मदर की बात सुनी जो कह रही थी कि पॉटरी एक टायरिंग जॉब है और इससे बहुत ज़्यादा वो कमा भी नहीं पाती हैं। फिर उसने पॉटर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, एक्सपर्ट पॉटर्स को जो ब्यूटीफुल पॉट्स को क्राफ्ट करते थे। नंबर 3, देन विलेज काउंसिल ने उनके फादर को बुलाया कि सेंटिला को उनकी मदर अरेनला क्यों पॉटरी नहीं सिखा रही है ये जानने के लिए, और ऑर्डर किया कि वो उनको सिखाए। उसके बाद उन्होंने अपनी मदर से सीखा, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही। सेंटिला learned the art of pottery making for a year from her mother but was unsuccessful. फिर ओनुला ने उसकी हेल्प की
पॉटरी सीखने में ऑनोला ने गाइड किया सेंटिला को इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। उसके बाद वो जब घर वापस जाती है तो अपनी मदर के साथ वर्कशेड में काम करती है, जहाँ पर एक बैच मदर बनाती हैं और फिर कहती हैं सेंटिला को कि अब तुम इस काम को कंटिन्यू करो, क्योंकि वो अनवेल थी। नंबर 7, फिर वो बहुत स्किलफुली क्विकली पॉट्स बनाती है, सिर्फ अपनी मदर से एक कम पॉट बनता है उसका। और फाइनली ऑनला जब उन पॉट्स को देखती है वर्कशेड के अंदर तो उसको लगता है इतने सारे पॉट्स हैं, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। ओके, तो ये करेक्ट ऑर्डर है 4, 7, 3, 1, 6, 2, 9, 5 and 8। नेक्स्ट, नाउ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। अभी आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, चैप्टर का एक पार्ट दिया है, उसको रीड करना है और फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आंसर करना है। सो पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस। पाउंड करना, कूटना एक तरह से स्टबर्न क्ले जो कठोर मिट्टी है उसको बैम्बू सिलेंडर्स के अंदर जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए, वो भी बहुत टीडियस, बहुत थका देने वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड ओवर ऑफ शेयर एग्जॉशन। ये आरिन्ना बता रही हैं कि जो पॉट मेकिंग है वो कितना थका देने वाला काम है। तो वो बताती है कई बार तो पॉट पूरा बन जाता है मोल्ड, लेकिन मेरे हाथों से गिर जाता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ। एंड हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और फिर से मुझे शुरू करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। इतने लेबर, इतने काम के बाद महीनों लग जाते हैं एक बैच पॉट्स को बनाने में। एंड द रिवॉर्ड, और मिलता क्या है, अ फ्यू रुपीज, सिर्फ कुछ रुपये। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीख ले, वो बुनना सीख ले, शी कैन मेक मच मोर मनी, वो बहुत ज़्यादा मनी कमा सकती है पॉटरी के कंपैरिजन में, वो बता रही हैं। बिसाइड्स, और उसके अलावा प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली के लिए इनफ क्लोथ्स भी वीव कर सकती है। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। वीविंग, बुनना, पॉट मेकिंग जितना मेसी नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और आप उसको घर के अंदर कर सकते हैं सभी सीजन्स में। पॉटरी जैसा कि हम जानते हैं, आप मानसून में जब बारिश होती है तब नहीं कर सकते क्योंकि पॉट्स सूखेंगे कहाँ पर, और घर के अंदर भी नहीं, आपको मिट्टी लेने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस, और इसके साथ साथ जो टाइम लगता है एक शॉल को वीव करने में वो भी काफ़ी कम होता है। एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और जो रिटर्न मिलता है उसके बदले में जो रुपये मिलते हैं दैट इज ऑल्सो हैंडसम। हैंडसम का मतलब यहाँ पर है गुड अमाउंट, वो भी अच्छी कमाई होती है एक तरह से। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। एक असर्शन स्टेटमेंट दी है आपको, उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, उस स्टेटमेंट का सही कारण क्या है वो आपको बताना है। सो द स्टेटमेंट इज द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फार ग्रेटर दैन द रिटर्न्स। जो एफर्ट्स लगते हैं पॉट मेकिंग में, पॉट्स को बनाने में, वो कहीं ज़्यादा है जो उसके बदले में रिटर्न मिलता है, जो कमाई होती है उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब रीज़न क्या है, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज़ क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग। जो पॉट मेकिंग का प्रोसेस है काफ़ी थकाने वाला है और बहुत लंबा भी है। एंड वन हार्डली अर्न्स मच, और उसमें आप ज़्यादा कमा भी नहीं सकते। सही है रीज़न बी, और देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एग्जॉस्ट कर देता है, वो आपको थका देता है। पॉट मेकिंग का प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लंबा टाइम भी लगता है। येट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन उससे सेंस ऑफ आप सेटिस्फाइड रहते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे ऑब्वियसली अगर इतनी मेहनत के बाद, इतने एफर्ट्स के बाद भी आपको रिटर्न मतलब कमाई अच्छी नहीं हो रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। टायरसम है, लॉन्ग है और पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं आप उसमें। नेक्स्ट इज वाई डज आरिन्ला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग। आरिन्ला क्यों चाहती है कि सेंटिला वीविंग सीख ले। एक तो वो आसान है, लेस टायरिंग है, उसमें टाइम भी कम लगता है, रिटर्न भी हैंडसम है, ज़्यादा रुपये भी मिलते हैं, आप उसको इंडोर घर के अंदर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिन वजह से आरिन्ला चाहती है कि सेंटिला वीविंग सीखे। आंसर आप लिखेंगे, आरिन्ला वांट्स सेंटिला टू लर्न वीविंग। आरिन्ला चाहती है सेंटिला वीविंग सीखे बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ईजियर, वो आसान है, इतनी मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ती। इट इज़ ईजियर, ऑल्सो लेस टायरिंग, कम थकाने वाला भी है, ऐसे नहीं कि काम आसान है लेकिन थक जाते हैं ज़्यादा। कैन बी डन, ऊपर लिखते हैं अभी, कैन बी डन इंडोर्स,
उसे आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, इंडोर्स, देन टेक्स लेस टाइम एंड गिव्स मोर मनी, कम समय लगता है उसमें और ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एंड गिव्स मोर मनी। ओके, नेक्स्ट, ये आंसर हो जाएगा। Arinla wants Centilla to learn weaving because it is easier, less tiring, can be done indoors, takes less time and gives more money. Now, state one advantage that weaving has over pot making. एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वीविंग का क्या एक एडवांटेज है, एक अच्छी चीज़ है पॉट मेकिंग के कंपैरिजन में, जो पॉट मेकिंग में नहीं है। तो इतने सारे हमने देखे, कोई भी आप लिख सकते हैं। एक तो वीविंग आप घर के अंदर कर सकते हैं, पॉट मेकिंग नहीं कर सकते, सभी सीजन्स में कर सकते हैं। वो आसान भी है, कम थकाने वाला है, उसमें कम टाइम लगता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो एक लिख देते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम कम लगता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो एक एडवांटेज है, इट टेक्स लेस टाइम, यही हो जाएगा आंसर यहाँ से यहाँ तक, एंड गिव्स मोर मनी, लेस टाइम एंड गिव्स मोर मनी। ओके, नेक्स्ट, now choose the sentence that uses the word handsome in the same way as in the extract. handsome मतलब होता है जो गुड लुकिंग पर्सन है उसको भी आप हैंडसम बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हैंडसम यूज हुआ है एक तरह से अच्छी कमाई के लिए। अब आपको दो सेंटेंसेस गिवन है, किस सेंटेंस में सेम उसी सेंस में हैंडसम वर्ड यूज हुआ है जैसे हमारे एक्सट्रैक्ट में हुआ है। तो पहला है माई फादर इज अ हैंडसम मैन, मेरे फादर एक हैंडसम मैन है। हैंडसम मतलब गुड लुकिंग मैन, तो हमारे उसमें तो हैंडसम मतलब गुड लुकिंग नहीं है एक्सट्रैक्ट में। दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बेचकर हैंडसम प्रॉफिट उनको मिलेगा, बहुत अच्छी कमाई होगी, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस सेंटेंस में सेम उसी सेंस में हैंडसम यूज हुआ है जैसे कि हमारे एक्सट्रैक्ट में हुआ है। हैंडसम मतलब मनी रिलेटेड है वहां पर। एंड द रिवॉर्ड, और मिलता क्या है, रिवॉर्ड क्या मिलता है उसके बदले में। व्हाट इज ऑथर्स पर्पज ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर। अब ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछ रही है कि रिवॉर्ड क्या मिलता है, वो कहते हैं मिलता क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली वो डिससैटिस्फाइड है, अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है उनकी वो दिखा रही है और हाईलाइट कर रही है कि रिवॉर्ड उसका बहुत कम है, इज वेरी स्मॉल। तो आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है टू शो, यहाँ से लिख दीजिए द ऑथर्स पर्पज ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर, इस ऑथर का पर्पज है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करने का, इज टू शो डिसअपॉइंटमेंट, वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रही हैं, ये बता रही हैं। जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि इतनी पढ़ाई की और मार्क्स क्या आए, मतलब जो पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आया, इस तरह से। इज टू शो डिसअपॉइंटमेंट एंड वैसे इतना भी काफ़ी रहेगा, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट शो करने के लिए किया गया है। या फिर आप ये आगे ये भी लिख सकते हैं एंड टू हाईलाइट, और ये हाईलाइट करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है दैट द रिवॉर्ड इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। और क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कम रिवॉर्ड है उसका। ओके, नेक्स्ट, अब एक और एक्सट्रैक्ट है। So Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. और ओनुला ने देखा कि वो, यहाँ पर हर यूज हुआ है सेंटिला के लिए। सेंटिला कुछ क्ले, मिट्टी निकालती है और इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स, औजार निकालती है जो पॉट मेकिंग में यूज होते हैं टूल्स, उनको फ्रॉम हर बास्केट, अपनी टोकरी से क्वाइटली, चुपचाप। वो सेंटिला के क्लमजी एफर्ट्स को देखती है जो वो कर रही थी कोशिश पॉट्स बनाने के लिए। क्लमजी हम बोलते हैं जब आप एक काम करने का जो तरीका है आपका वो थोड़ा सा केयरलेस होता है। ओके, आप चीज़ों को गिराते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, वो क्लमजी, उसे हम क्लमजी बोलते हैं। तो उस तरह से जो उसके एफर्ट्स थे पॉट बनाने के, उनको ओनुला देख रही थी और उसने नोटिस किया कि सेंटिला बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत नर्वस थी, जिसकी वजह से द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। जो क्ले को वो सही शेप देना चाहती थी वो नहीं दे पा रही थी, या क्ले ही अनविलिंग थी, क्ले सही शेप में आना नहीं चाहती थी। जब व्हेन सेंटिला वेयरली लेट द मिस शेपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, उसने जब थक कर, वेयरली मतलब टायर्ड होने के बाद,
मिसशेपन मतलब जिसकी शेप सही ना हो। वो लंप जो था क्ले का, मिट्टी का, उसको नीचे गिरा दिया ग्राउंड पर। अनुला वेंट टू हर एंड सेड, अनुला उनके पास गई और कहा, डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो, आई शैल टीच यू नाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें अभी एक परफेक्ट पॉट बनाना सिखाऊंगी। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज अनुला फैशन अ ब्यूटिफुल पॉट, फैशन मतलब यहाँ पर है मेड। तो सेंटिला उनको देख रही थी, अनुला को, अमेज्ड होकर, हैरान होकर, जिस तरह से अनुला एक ब्यूटीफुल पॉट को बना रही थी। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और फिर उन्होंने उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहा। चलिए अभी सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। अनुला फील्स सेंटिलास एफर्ट्स एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमसी, अनुला को लगा कि सेंटिला के जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिश वो कर रही है पॉट बनाने की, वो क्लमजी है बहुत, मतलब उसका ढंग सही नहीं है। बिकॉज क्यों वो उसके एफर्ट्स क्लमजी थे? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी, नर्वस थी, और दूसरा क्ले को ठीक से शेप भी नहीं दे पा रही थी। जब उन्होंने ये देखा कि वो टेंस्ड है, शेप नहीं दे पा रही है, तब उनको लगा कि उसके जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिश वो कर रही हैं, वो क्लमजी है। तो बिकॉज शी वॉज टू टेंस्ड, क्लमसी एफर्ट्स का कारण था वो बहुत टेंस थी, एंड अनेबल टू शेप द क्ले प्रॉपरली, और क्ले को प्रॉपरली शेप भी नहीं दे पा रही थी। नेक्स्ट, अब आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परफेक्ट पॉट बनाना सिखाऊंगी। दिस शोज दैट अनुला वॉज, इससे क्या पता लगता है अनुला क्या थी? सिंसियर थी, जेनरस थी, या फिर फॉरगिविंग थी, थॉटफुल थी। सिंसियर मतलब जो एक पर्सन जो बोल रहा है उसमें बिलीव करता और ईमानदार कह सकते हैं। जेनरस मतलब दयालु, फॉरगिविंग जो आसानी से माफ़ कर देता है, थॉटफुल जो दूसरों के बारे में सोचता है, या फिर थॉटफुल थी, दूसरों के बारे में सोचती थी, और जनरस काइंड थी, दयालु थी, या फॉरगिविंग एंड सिंसियर थी। तो इससे पता लगता है कि वो थॉटफुल थी, दूसरों के बारे में सोचती थी, जैसे उसने सेंटिला के बारे में सोचा, और जनरस, दयालु भी थी, उसकी मदद भी उन्होंने की। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द कॉज, इनमें से कौन सा कॉज का, कारण का एक इफेक्ट है? एज अ रिजल्ट ये हुआ, द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, बिल्कुल ये कारण है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी, नर्वस थी, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि क्ले सही शेप नहीं ले पा रही है, या फिर लेना ही नहीं चाहती है। उसके बाद है अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, अनुला ने देखा कि वो कुछ क्ले बाहर निकालती है और इम्प्लीमेंट्स को निकालती है अपने बास्केट से। ये किसी भी कारण, किसी भी इफेक्ट का कॉज नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ये एक तरह से इफेक्ट है, किस का इफेक्ट है ये? जब वो नर्वस थी उसका इफेक्ट ये हुआ कि वो क्ले को सही शेप नहीं दे पा रही थी। नाउ अनुला फैशन अ ब्यूटिफुल पॉट, अनुला ने फैशन किया, बनाया एक ब्यूटीफुल पॉट। यहाँ पर फैशन वर्ड का मतलब क्या है? स्टाइल किया उसने, जैसे फैशन हम यूज करते हैं स्टाइल के सेंस में, या फिर क्रिएट किया। तो यहाँ पर फैशन का मतलब है क्रिएटेड। नेक्स्ट, हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसशेपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। सेंटिला को कैसा लगा होगा जब उसने देखा कि जो लम्प, उसने जो शेप बनाई थी जो सही नहीं थी, वो मिट्टी का लंप एकदम से नीचे ग्राउंड पर गिर गया। वो बहुत डिसअपॉइंट हुई होगी, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होगी। जब हम बार बार कोशिश करते हैं कोई काम करने की और वो ना हो पा रहा हो हमसे, तो हम भी वैसा ही फील करते हैं, और थक भी गई होगी। तो आप लिखेंगे शी माइट हैव फेल्ट, उसे कैसा फील हुआ होगा? माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, नेक्स्ट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। सेंटिला ने जो ऑब्जर्व किया था कि एक्सपर्ट पॉट मेकर्स कैसे पॉट्स बनाते हैं, आपको वो पूरा प्रोसेस लिखना है। तो जैसे वो पहले मिट्टी में पानी को मिक्स करते हैं, उसको अच्छे से पाउंड करते हैं जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, फिर उसको व्हील के ऊपर, जो पॉटर्स व्हील होता है उसके ऊपर, चाक जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसके ऊपर रखते हैं, उसको प्रॉपर शेप देते हैं हाथों से और स्पैचुला से।
उसके बाद उसको धूप में सुखाते हैं, फिर उसको भट्टी के अंदर डालते हैं, नीचे बैम्बू और हे घास की आग के ऊपर उसको रखते हैं बर्तन को, और फाइनली पॉट तैयार हो जाता है। तो आंसर आप लिखेंगे सेंटिला ऑब्जर्व दैट द क्ले वॉज फर्स्ट मिक्सड विद वाटर। सेंटिला ने ऑब्जर्व किया कि पहले क्ले मिट्टी को पानी के साथ मिक्स किया जाता है, एंड पाउंडेड टू मेक इट सॉफ्ट, फिर उसको पाउंड करते हैं, कूटते हैं जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। देन द पॉटर प्लेस्ड द क्ले ऑन द व्हील, फिर पॉटर्स उसको व्हील के ऊपर रखते हैं, एंड शेप इट केयरफुली यूजिंग हैंड्स एंड अ स्पैचुला, फिर अपने हाथों से या फिर इस तरह से स्पैचुला को यूज करके उसे सही शेप देते हैं। द पॉट्स वर देन लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, उसके बाद उन पॉट्स को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। आफ्टर दैट देन दे वर अरेंज्ड इन अ किल्न विद लेयर्स ऑफ हे एंड बैम्बू एंड फायर्ड केयरफुली, फिर उनको अरेंज किया जाता है किल्न यानी कि भट्टी के अंदर, इस तरह से विद लेयर, इसको हम किल्न बोलते हैं, भट्टी जिसे कहा जाता है, विद लेयर्स ऑफ हे एंड बैम्बू, उसके ऊपर लेयर्स होती है घास की और बैम्बू की, बांस की, एंड फायर्ड केयरफुली, अच्छे से उनको फायर किया जाता है, आग में पकाया जाता है। फाइनली द पॉट्स वर रेडी टू यूज, जिसके बाद फाइनली जो पॉट्स है वो तैयार हो जाते हैं और यूज करने के लिए रेडी होते हैं। उसके उनको थोड़ा हम डेकोरेट भी करते हैं उसके बाद। ओके, तो ये है कंप्लीट प्रोसेस पॉट मेकिंग का। नेक्स्ट इज व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मेसोबा बाय द विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल ने मेसोबा जो सेंटिला के फादर थे उन्हें क्या वार्निंग दी? आंसर आप लिखेंगे द विलेज काउंसिल वार्नड मेसोबा दैट इट वाज आरिनलाज ड्यूटी टू टीच पॉट मेकिंग टू सेंटिला। उन्होंने उनको वार्न किया कि ये अरिनला की ड्यूटी है कि वो सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाए, यानी कि अब उन्हें उसको पॉट मेकिंग सिखानी ही पड़ेगी, ये वार्निंग थी। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 9th क्लास है, अगर मिनिमम 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा लेंदी हमें लिखना होता है, आगे आप लिख सकते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा दैट सच ट्रेडिशनल स्किल्स शुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि ऐसी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, इन्हें हमें पास करना होता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अगली आने वाली पीढ़ी को सिखाना होता है। एंड शुड नॉट बी केप्ट टू वन सेल्फ, कोई भी इन्हें खुद तक नहीं रख सकता, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर। सेंटिला ने 1 साल तक उनकी मदर के साथ ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी वो पॉट मेकिंग नहीं सीख पाई, तो उसके बाद सेंटिला को कैसा लगा? ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ होगा। सो सेंटिला फेल्ट सैड, वो सैड फील कर रही थी, अशेम्ड, शर्म आ रही थी उसको खुद पर कि मैं नहीं सीख पाई, एंड फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, फ्रस्ट्रेटेड भी थी। व्हेन शी फेल्ड टू लर्न पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर, शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड भी थी बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू मेक पॉट्स प्रॉपरली, क्योंकि वो पॉट्स को प्रॉपरली बना नहीं पाई थी। नेक्स्ट, ओनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू अब्सॉर्ब अ न्यू फिनोमिनन। ये बिल्कुल लास्ट का सेंटेंस है कि ओनुला वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ी रही, ये अब्सॉर्ब कर रही थी, वो ये एक तरह से समझने की कोशिश कर रही थी जो वो नया फिनोमिनन बोलते हैं, एक अनयूजुअल कोई चीज़ हुई हो, अद्भुत घटना जो हुई थी, उसको वो समझने की कोशिश कर रही थी। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए। सो ओनुला सॉ 2 rows ऑफ पॉट्स दैट लुक्ड एग्जैक्टली द सेम। जब ओनुला वर्कशेड में गई तो वहां पर उन्होंने 2 रोज देखी, कतारें देखी पॉट्स की, जो बिल्कुल सेम दिख रही थी, एंड कुड नॉट टेल विच वर मेड बाय सेंटिला एंड विच बाय हर मदर। हम जानते हैं सेंटिला की मदर बहुत अच्छे पॉट्स बनाती थी और सेंटिला को उससे पहले आते ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उन 2 रोज को देखा तो उन्होंने देखा कि कोई फर्क ही नहीं बता सकता है कि कौन सी रोज सेंटिला ने बनाई है और कौन सी उनकी मदर ने। तो शी रियलाइज्ड, ओनुला को तब रियलाइज हुआ दैट सेंटिला हैड मास्टर्ड द स्किल परफेक्टली, कि जो पॉट मेकिंग स्किल है अब उसमें वो मास्टर हो गई है, उसने अच्छे से वो सीख ली है। दिस सरप्राइज्ड हर ग्रेटली, इससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई, हैरान हुई। सो शी स्टूड देयर, इसीलिए वो वहाँ पर खड़ी थी, थिंकिंग डीपली, गहराई से ये सोचते हुए, अबाउट दिस न्यू एंड अमेजिंग सिचुएशन, ये जो नई और अमेजिंग सिचुएशन उसको अपने सामने दिखाई दे रही थी।
दो लाइन पॉट्स की, एक अनुला ने बनाए हैं, एक उनकी मदर ने, और दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। नंबर्स में भी सिर्फ एक ही पॉट कम था। तो इस अमेजिंग सिचुएशन को वो गहराई से सोच रही थी, अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट इज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। ये विलेज काउंसिल ने कहा था कि जो हमारे ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं हैं या इतिहास है, वो किसी एक आदमी का नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पॉटरी आती है, आपने अपनी मदर से या पहली जो जनरेशन है उनसे सीखी तो वो आपकी हो गई। आपका कर्तव्य है कि आप उसे नेक्स्ट जनरेशन को पास करें। वॉट डज दिस सिम्बलाइज, ये क्या सिम्बलाइज करता है? तो दिस लाइन सिम्बलाइजेस, ये लाइन सिम्बलाइज करती है, बताती है दैट ट्रेडिशनल स्किल्स एंड नॉलेज बिलोंग टू द होल कम्युनिटी। हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, या जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, वो पूरी कम्युनिटी की होती है। दे शुड बी शेयर्ड, उनको शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए। एंड पास्ड ऑन टू अदर्स, दूसरों को पास करना चाहिए उन स्किल्स को। एंड नॉट केप्ट बाय वन पर्सन अलोन, कोई एक पर्सन अकेला उन्हें अपने पास नहीं रख सकता कि ये सोचकर ये तो सिर्फ मुझे ही आता है तो मैं आगे ना बताऊं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। ये लास्ट लाइन है स्टोरी की कि एक नया पॉट मेकर पैदा हो गया था। ये लाइन क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इस लाइन का क्या मतलब है? सो दिस लाइन मीन्स दैट सेंटिला सक्सेसफुली लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। इस लाइन का मतलब है कि सेंटिला ने फाइनली सक्सेसफुली पॉट मेकिंग की जो आर्ट थी उसको सीख लिया था। शी हैज़ बिकम स्किल्ड लाइक हर मदर, वो बिल्कुल अपनी मदर के जैसे स्किल्ड हो गई थी। एंड अ न्यू पॉट मेकर हैज़ इमर्ज टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रेडिशन। अब क्योंकि उनकी मदर नहीं रही तो एक तरह से वो एक नया पॉट मेकर अभी इमर्ज हुआ था, उभरा था, जो कि उस ट्रेडिशन को, पॉट मेकिंग की जो कला है उसको आगे लेकर जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ परसेवियरेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम्स। परसेवियरेंस का क्या रोल है किसी के सपने, जब कोई परस्यू करना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है, उसमें परसेवेरेंस मतलब होता है कि आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आए तो उसमें भी आप एक तरह से अपने एफर्ट्स को जारी रखें, दृढ़ता इसको हिंदी में कहते हैं। आपको इलाबोरेट करना है सेंटिला का रेफरेंस लेकर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे हैं आजकल कि चैप्टर के रेफरेंस से जो उसमें मॉरल है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। सो परसेवेरेंस मीन्स कंटिन्यूइंग टू वर्क हार्ड विदाउट गिविंग अप। पहले मतलब हमने बता दिया, परसेवेरेंस का मतलब है अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना, जारी रखना, बिना गिव अप किए, बिना हार माने। सो सेंटिला ने बिल्कुल परसेवेरेंस शो की है, दृढ़ता दिखाई। एज शी केप्ट ट्राइंग टू लर्न पॉट मेकिंग इवन आफ्टर मेनी फेलियर्स। पहले तो उनकी मदर नहीं चाहती थी तो उन्होंने बाहर जाकर पॉटरी देखी। मदर ने भी जब 1 साल तक सिखाया तो भी वो नहीं सीख पा रही थी। तो इतने बहुत बार फेलियर्स के बाद भी उन्होंने जो एफर्ट्स थे उनके पॉट मेकिंग के वो जारी रखे। विथ प्रैक्टिस, पेशेंस एंड गाइडेंस फ्रॉम अनुला। उन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, पेशेंट वो रही, धैर्य रखा और फिर अनुला ने उनको गाइड किया। उसकी वजह से शी फाइनली बिकेम सक्सेसफुल। आखिरकार वो सक्सेसफुल रही, पॉट मेकिंग सीख गई। दिस शोज दैट परसेवेरेंस हेल्प्स अस अचीव आवर ड्रीम्स। तो ये शो करता है कि अगर परसेवेरेंस, अगर हम दृढ़ रहेंगे जो हमने निश्चय किया है उस पर, तो फिर फाइनली हम अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आगे है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कंटेक्स्ट। नाउ रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, उन्हें आपको रीड करना है। क्ले, सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स को कर लेते हैं। मिट्टी, दाव एक इक्विपमेंट था जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। कैरिंग बास्केट, जिसमें उसको नदी से वो लेकर आते थे वर्कशेड तक जहाँ पर वो काम करते थे, कैरी करने वाली बास्केट, टोकरी। डो बोलते हैं जब मिट्टी में पानी मिला देते थे उसको। क्ले, फिर से मिट्टी। बैम्बू सिलेंडर्स, बैम्बू सिलेंडर्स में के अंदर वो मिट्टी डाल के उसको कूटते थे जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। अब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं टूल्स और मटेरियल्स को जो हमें चाहिए पॉट मेकिंग के प्रोसेस में। अब नीचे आपको कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस गिवन है बॉक्स के अंदर, जैसा कि नीचे टेबल में दिखाया गया है। आपको उन्हें क्लासिफाई करना है, उनमें से कौन से टूल्स हैं, कौन से रॉ मटेरियल है और क्या एक प्रोसेस का नाम है। एक एग्जाम्पल हर कैटेगरी का आपको दिया भी है। जो डाउ है जिससे कि खोदते हैं मिट्टी, वो एक टूल है, एक औजार है। फिर डो जो मिट्टी के साथ पानी मिलाकर बनता है वो रॉ मटेरियल है। फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल वो बना
घड़ा आपका, पॉट आपका, वो किन चीज़ों से बना, किन मटेरियल से बना हुआ है, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। और पाउंड करना एक प्रोसेस है, कूटना उसको। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, डाउ तो हो गया, डो भी हो गया, पाउंडिंग। बैम्बू होगा इसमें से एक रॉ मटेरियल, जिसको मतलब बैम्बू ऑब्वियसली कोई औजार तो नहीं होता है। बैम्बू दो जगह यूज़ होता है, एक तो जिसके अंदर वो कूटते हैं उसको। एक बैम्बू आपको याद हो कि जो जब वो उसको गरम करते हैं भट्टी के अंदर, किल्न के अंदर, तब भी वो बैम्बू के ऊपर और घास के ऊपर रखते हैं बर्तनों को, तो वो रॉ मटेरियल में आएगा बैम्बू, इम्प्लीमेंट्स नहीं है। फिर है क्ले, मिट्टी भी रॉ मटेरियल होगी, क्ले। देन किल्न, टोकरी, भट्टी। तो किल्न, भट्टी प्रोसेस नहीं है, कच्चा माल भी आप उसको रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते। वो एक टूल होता है एक तरह से, एक स्पेशल अवन की तरह आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में आएगा किल्न। नेक्स्ट इज स्पैचुला। तो एक इम्प्लीमेंट, एक टूल ही होता है, एक फ्लैट टूल जिससे को हम यूज़ करते हैं मिट्टी को शेप देने के लिए, स्पैचुला यहाँ पर। नेक्स्ट इज बास्केट। बास्केट भी टूल में ही आएगा। बास्केट एक तरह से यूज़ की जाती है क्ले को कैरी करने के लिए, जो रिवर बैंक से मिट्टी लेकर आते हैं। इसमें टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बास्केट। देन सिलेंडर्स भी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में ही आएगा। सिलेंडर जिसके, जो बैम्बू सिलेंडर्स होते हैं, देखो ये बैम्बू डिफरेंट है, जो यहाँ पर यूज़ किया है। बांस जो है वो रॉ मटेरियल है उसका, जिसके ऊपर रख के हम उनको पकाते हैं। और इस सिलेंडर का मतलब है एक बैम्बू सिलेंडर, जिसको उसे पाउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्ले को, जिससे हम सॉफ्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में ही सिलेंडर। रोटेटिंग एक प्रोसेस है उसका, रोटेट करना। जो हमारा व्हील होता है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है, जिससे जो पॉट है उसको शेप मिलती है। बेड ऑफ हे, घास का जो बेड है जिसके ऊपर फिर से रख के उसको पकाते हैं, वो एक रॉ मटेरियल में आएगा, बेड ऑफ हे। और शेप करना वो एक प्रोसेस है, शेपिंग। ठीक है, तो प्रोसेसेस हैं बनाने के लिए, पाउंडिंग, रोटेटिंग, शेपिंग। रॉ मटेरियल है डॉ, मिट्टी आपको चाहिए, बैम्बू, बांस, क्ले, मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर है वो डो होता है, क्ले, मिट्टी, और बेड ऑफ है, घास का एक बेड, एक तरह से बिछाई हुई घास। इम्प्लीमेंट्स में दाव चाहिए, उसे खोदने के लिए किल्न, भट्टी चाहिए, पकाने के लिए स्पैचुला, शेप देने के लिए बास्केट, क्ले को लाने के लिए सिलेंडर, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसे पाउंड करने के लिए। नेक्स्ट इज नोटिस द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये वर्ड्स जैसे यूज किए गए हैं उनको आपको नोटिस करना है। ओके, तो पहला वर्ड है पिटेंस। पिटेंस का मतलब है स्टोरी में बहुत कम पैसे, और रुपीस मतलब रुपये। रिवॉर्ड मतलब मेहनत का फल, एक तरह से रिवॉर्ड क्या मिलता है, इतनी मेहनत के बाद मिलता क्या है, एक तरह से। रिटर्न मतलब कमाई, रिटर्न मतलब वापस नहीं। हर वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं वैसे। ये वर्ड्स रिलेटेड है लाइवलीहुड से, हमारा जो जीवन यापन है सभी उससे संबंधित है। कम कमाई, रुपये, फिर मेहनत का फल, रिटर्न, कमाई, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं बिजनेस में, किसी वोकेशन में या किसी एंटरप्राइज के लिए। अब आप पेयर्स में काम करेंगे एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू इकोनॉमी। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, उनके मतलब आपको पता करने हैं। आप डिक्शनरी को भी रेफर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं आपको हर एक वर्ड से। पहले मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड होता है दिवालिया। इसका मतलब होता है जब पैसे आपके पास बिल्कुल खत्म हो जाए। कोई बिजनेस या बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया, अब उसके पास पैसे, रुपए नहीं बचे हैं। दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार देना। करेंसी जैसे रुपीज़ है, हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है। डेट मतलब होता है कर्ज, कर्ज, बीच में साइलेंट रहेगा, डेट। फिजल मतलब सरकार के जो पैसे होते हैं उससे रिलेटेड वर्ड है ये, मतलब किसी के पर्सनल पैसे ना हो, पब्लिक मनी एक तरह से। फिजिकल भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में, पैसे इन्वेस्ट करना जिससे कि फ्यूचर में आपको उसके बदले में कुछ प्रॉफिट मिल सके। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज।
नाउ फ्रेम सेंटेंस, अब आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं हर एक वर्ड से। तो पहला वर्ड है बैंकरप्ट। आप लिख सकते हैं द कंपनी बिकेम बैंकरप्ट। हम लिख ही लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है और स्पेस भी नहीं है उतना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। बैंकरप्ट, द कंपनी बिकेम बैंकरप्ट ड्यू टू लॉसेस। लॉसेस की वजह से, लॉस होने की वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। बैंकरप्ट मतलब अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। क्रेडिट, उधार लेना। ही बॉट अ फोन ऑन क्रेडिट। उसने क्रेडिट पर, उधार पर एक फोन लिया। करेंसी, रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। रुपी इंडिया की करेंसी है। डेट, उधार। ही इज इन डेट, वो उधारी में है। बिकॉज ही बोरोड मनी, क्योंकि उसने मनी बोरो किया। बोरो करना मतलब भी वैसे उधारी होता है। फिस्कल, गवर्नमेंट का पैसा। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एक नई फिस्कल पॉलिसी अनाउंस की है, मनी से रिलेटेड पॉलिसी। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज। इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ गुड्स। इन्फ्लेशन ने चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। इन्वेस्टमेंट, शी मेड एन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। इंटरेस्ट, द बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। जो आप सेव करते हैं उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। चैप्टर से कुछ सेंटेंसेस अभी आपको गिवन है। द मेन क्लॉज हैज बीन अंडरलाइन। जो मेन क्लॉज है उसको अंडरलाइन किया गया, जो मेन पार्ट है सेंटेंस का। एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज बीन सर्कल्ड। जो सबऑर्डिनेट है मतलब जो मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है उसको सर्कल किया गया है। पहला सेंटेंस है शी रियलाइज्ड, उसे रियलाइज हुआ दैट द पॉट वॉज रेडी, कि पॉट रेडी हो गया है। देन शी इंट्यूटिवली सेंस्ड। इंट्यूटिवली मतलब होता है आपकी जो इंस्टिंक्ट्स होती है, फीलिंग्स आपकी वो कह रही है। बोलते हैं ना कई बार कि हमें अंदर से ऐसा फील होता है कि शायद ये होगा, या फिर मेरी गट फीलिंग ऐसा कहती है। तो उसने इंट्यूटिवली अपनी फीलिंग्स के बेस पर ये सेंस किया दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। मोमेंटस मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये अनुला ने फील किया था लास्ट में कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्ट करते हैं नाउन्स के जैसे एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जैसे ही जो परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड नाउन क्लॉज। उन्हें हम कहते हैं नाउन क्लॉज। मतलब सेंटेंस का वो पार्ट जो नाउन की तरह ही काम करता है, जैसे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, आपको उनको कंप्लीट करना है विद सूटेबल नाउन क्लॉज। सो द एल्डर्स एम्फेसाइज दैट। एल्डर्स ने एम्फेसाइज किया, क्या एम्फेसाइज किया था कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती हैं हमारी, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होनी चाहिए। दैट द ट्रेडिशनल स्किल्स, द ट्रेडिशनल स्किल्स, पूरा लिख ही लेते हैं एक बार, शुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो ये सेंटेंस एम्फेसाइज करता है कि एल्डर्स, ये हमें बताता है कि एल्डर्स ने किस चीज पर एम्फेसाइज किया है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जो एम्फेसाइज्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। अगर हम ये कह दें दी एल्डर्स एम्फेसाइज्ड दिस आइडिया, एल्डर्स ने इस आइडिया पर एम्फेसाइज किया, तो भी बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट होगा। एल्डर्स ने इस आइडिया पर एम्फेसाइज किया, आइडिया एक नाउन हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस आइडिया की जगह पूरा सेंटेंस लिखा गया है जो कि एम्फेसाइज्ड वर्ड का एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट, मैसोबा एक्सप्लेन वाई। मैसोबा ने एक्सप्लेन किया कि क्यों अरेनला सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाना चाहती है या नहीं सिखाई उसने। सो वाई अरेनला हैड नॉट टॉट पॉट मेकिंग टू सेंटिला। अब देखिए ये एक नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्लेन्ड वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्ड वर्ब का। एक तरह से मैसोबा ने एक्सप्लेन किया, अगर ये होता मैसोबा एक्सप्लेन्ड द रीजन, मैसोबा ने एक्सप्लेन किया रीजन को, तो भी आंसर सही होता। मैसोबा यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई हमारी एक्सप्लेन करना। तो ऑब्जेक्ट की जगह ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है कि मैसोबा ने क्या एक्सप्लेन किया। कहने का मतलब है इसने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया, ये यहाँ पर उसी की तरह वर्क करता है, इसलिए ये एक नाउन क्लॉज है। नाउ नेक्स्ट इज अनुला ने प्रॉमिस किया। अनुलास प्रॉमिस वाज दैट, अनुला का प्रॉमिस क्या था कि वो सिखाएगी, शी वुड टीच सेंटिला
वो सेंटिला को सिखाएगी कि कैसे परफेक्ट पॉट बनाते हैं। टीच सेंटिला हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। अ परफेक्ट पॉट। तो यहां पर ये जो है दैट शी वुड टीच, कि वो सिखाएगी, ये एक तरह से बताता है कि क्या प्रॉमिस था। अब देखिए ये नाउन क्लॉज क्यों है। ऑनुलाज प्रॉमिस वॉज, ऑनुला का प्रॉमिस था। उसके बाद में जो सेंटेंस है, ये जो लिखा है आपने, दैट शी वुड टीच हाउ टू मेक अ परफेक्ट, टीच सेंटिला हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, ये पूरा सेंटेंस इसे कंप्लीट करता है, इसे कॉम्प्लीमेंट करता है। सेंटेंस का मीनिंग इसके बाद ही कंप्लीट होता है। तो अगर इस पूरे उसको हमें रिप्लेस करना हो, हम क्या कह सकते हैं, ऑनुलाज प्रॉमिस वॉज दिस, ऑनुला का प्रॉमिस ये था। ओके, तो इसलिए ये एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट, नाउन क्लॉज का सिंपल मतलब है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं। अब वो कोई सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन के लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। और अगर आप उन सारे वर्ड्स को किसी चीज से रिप्लेस कर पाए तो वो फिर नाउन क्लॉज हो जाता है। जैसे इन फर्स्ट उसमें इन सारे वर्ड्स को हम रिप्लेस कर पा रहे थे। दी एल्डर्स एम्फेसाइज्ड दिस आइडिया, एल्डर्स ने इस आइडिया को एम्फेसाइज किया। ओके, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया कि उन्होंने किस बात पर एम्फेसाइज किया। यहाँ पर मैसोबा ने एक्सप्लेन किया द रीजन की क्यों आर्यनला पॉट मेकिंग नहीं सिखा सकती है, तो इसलिए ये पूरा भी ऑब्जेक्ट हो गया। देन ऑनुला ने प्रॉमिस किया दिस, ये प्रॉमिस था, उसका पूरा प्रॉमिस लिखा हुआ है आपका जो दूसरा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है उसमें। नेक्स्ट, नाउ सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली, सेंटिला ने ऑब्जर्व किया उनकी मदर को केयरफुली। व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब वो पॉट के मुंह को शेप कर रही थी। विच, अच्छा यहां पर आप नाउन क्लॉज लगा ही नहीं सकते हैं। ये रूल होता है कि नाउन विच के बाद कभी भी नाउन क्लॉज नहीं आता है, विच के बाद रिलेटिव क्लॉज आता है। विच के बाद हम पूरा एक्शन लिखते हैं, वो जो आएगा इसके बाद वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, नाउन की तरह काम नहीं करेगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पर वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें तो नाउन क्लॉज से ही फिल करने हैं। आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं एज इट इज, या फिर आप रिलेटिव क्लॉज लिख दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए दैट दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज। तो उसने अपनी मदर को ऑब्जर्व किया कैसे वो पॉट के माउथ को शेप करती है, जिसकी वजह से वो स्किल को सीख पाई। विच हेल्प्ड हर, जिसने उसको हेल्प किया, लर्न द स्किल। आप देखेंगे ये जो सेंटेंस हमने लिखा है विच हेल्प हर लर्न द स्किल, कोई भी एक सिंगल वर्ड या आइडिया या ऑब्जेक्ट इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको पूरा वही बताना पड़ेगा कि उसने क्या सीखा पॉट जब वो शेप कर रही थी पॉट के माउथ को उससे। अच्छा, इसमें अगर आपको इसमें नाउन क्लॉज यहाँ पर है। सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली, सेंटिला ने अपनी मदर को केयरफुली ऑब्जर्व किया। नहीं, इसमें भी वेन आ गया, फिर भी नहीं। दैट हर मदर शेप्ड, कुछ ऐसा अगर होता तो नाउन क्लॉज होता, इसको छोड़ दीजिए। ये आप लिखकर ब्रैकेट में रिलेटिव क्लॉज जरूर लिख दीजिए, ये रिलेटिव क्लॉज है। यहां पर आप फिल नहीं कर सकते हैं नाउन क्लॉज को, विच के बाद कभी भी नाउन क्लॉज नहीं आता है। नाउन क्लॉज हमेशा फॉलो करता है दैट, वाई या वॉट को, उसके बाद नाउन क्लॉज आता है। विच, हु और वेयर के बाद रिलेटिव क्लॉज आता है। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, वैसे अभी शायद से आगे रिलेटिव क्लॉज है आपके इसमें, नेक्स्ट उसमें हो चैप्टर में, या शायद इसी में ही आ जाए। तो आप याद रखेंगे नाउन क्लॉज हमेशा फॉलो करता है, आता है दैट, वाई या फिर वॉट के बाद। ओके, और रिलेटिव क्लॉज हमेशा आता है विच, हु और वेयर के बाद। खैर आगे आते हैं। नाउ द किन भट्टी, वेयर जहां पर ब्लैंक। अब फिर से वही है, वेयर के बाद भी कभी नाउन क्लॉज नहीं आता, यहां पर भी रिलेटिव क्लॉज ही आएगा। द किन वेयर द पॉट्स वर फायर्ड, जहां पर पॉट्स को फायर किया गया, उनको तपाया गया एक तरह से। वर फायर्ड, रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग। आपको वहां पर बहुत ध्यान देना होता है जिससे कि ओवर फायरिंग या अंडर फायरिंग ना हो, ऐसा ना हो कि वो कम पके या फिर बहुत ज़्यादा पक जाए। तो इसमें जो ब्लैंक में फिल किया है हमने, वेयर द पॉट्स वर फायर्ड, जहां पर पॉट्स को फायर किया जाता है, ये एक तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किल्न के बारे में। ओके, उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है ये सेंटेंस। तो ये एक
ये भी नाउन क्लॉज नहीं है, एक रिलेटिव क्लॉज है। ये क्यों दिए हैं यहाँ पर, या फिर क्वेश्चन हमने शायद ढंग से नहीं पढ़ा, अब इसको इरेज करेंगे तो हट जाएगा। बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। शायद से ये होगा कि जहां पर पॉसिबल हो वहां पर नाउन क्लॉज लगाइए। तो नाउन क्लॉज सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंटेंस में लगेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ में नहीं। ये रूल भी आप याद कर सकते हैं। विच, हु, वेयर के बाद रिलेटिव क्लॉज आता है, वाई, वॉट और दैट के बाद नाउन क्लॉज आता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल नाउन क्लॉज। ठीक है, फिर फोर्थ और फिफ्थ को आप छोड़ दीजिएगा, फिर मत फिल कीजिएगा। नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनको पढ़ना है, मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है, अच्छा रिलेटिव क्लॉज भी है, देखिए आगे। खैर, जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है उनको सर्कल करना है। सो अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। अरेनला सेंटिला को रिवर बैंक, नदी के किनारे लेकर गई। वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, जहां पर रेड और ग्रे कलर की मिट्टी मिलती है। तो यहाँ पर मेन सेंटेंस है, अरेनला उसको रिवर बैंक पर लेकर गई। एंड वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट में भी कौन सा है, ये जो वेयर के बाद आता है वो रिलेटिव क्लॉज होता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है सेंटेंस में। इसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट था। अरेना सेंटिला को रिवर बैंक पर लेकर गई, इसने कुछ एक्स्ट्रा बताया जहां पर क्ले रेड और वो क्ले मिलती है, तो ये इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए सबऑर्डिनेट है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए ये रिलेटिव क्लॉज है। नेक्स्ट, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, उसने फिर अगले पर काम करना शुरू किया। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। एक स्प्रिंटर बोलते हैं पर्सन जो बहुत अपने मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ रहा हो, जो तेज दौड़ता है, उसके जैसे, एक स्प्रिंटर के जैसे जिसे अचानक से उसका मोमेंटम मिल गया हो। तो यहाँ पर मेन क्लॉज है, शी स्टार्टेड ऑन द न्यू वन, उसने नए उस पर काम करना शुरू किया। और इसमें अच्छा अंडरलाइन करना है मेन क्लॉज को। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, जिसको सडनली मोमेंटम मिल गया, उसको सर्कल आप करेंगे। अब देखिए ये भी आपका रिलेटिव क्लॉज ही है। अगर सेंटेंस इतना होता, उसने नए पर काम करना शुरू किया एक स्प्रिंटर के जैसे, एक धावक के जैसे, तो भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट ही था। इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, स्प्रिंटर भी वो जिसको सडनली मोमेंटम मिल गया हो। नेक्स्ट इज skills such as spot making which not only cater to the need of the people. So skills such as spot making ये हमारा main clause है। subordinate clause है which not only cater to the need of the people, जो सिर्फ लोगों की ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करते हैं। आगे भी ये complete sentence होगा, इनको आपको underline करना है, दिख नहीं रहा है अभी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज पर। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्ट करता है लाइक एडजेक्टिव्स एंड गिव फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में जो नाउन है उसको फर्दर डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। उन्हें हम एडजेक्टिवल या फिर रिलेटिव क्लॉजेस कहते हैं। अब आपको ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस विद सुटेबल रिलेटिव क्लॉजेस। सो पहला सेंटेंस है सेंटिला हुज, सेंटिला जिसकी, ब्लैंक खाली छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर सेंटिला के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताइए। सेंटिला जिसकी मदर पॉट मेकर थी, हुज मदर वॉज अ पॉट मेकर। इसको हटा देते हैं अभी। आप चाहे तो दूसरा सेंटेंस भी इसमें लिख सकते हैं जो सेंटिला के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें बताता हो। इस नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम, जो एक्सप्लेन करता है उसको, एंड गिव्स फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन, नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडजेक्टिवल या फिर रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो सेंटिला हुज ऊपर लिख देते हैं, मदर वॉज अ पॉट मेकर। सेंटिला जिनकी एक मदर भी एक पॉट मेकर थी। प्रैक्टिस द क्राफ्ट डिलीजेंटली, बहुत डिलीजेंटली उन्होंने प्रैक्टिस किया क्राफ्ट को। द विलेज काउंसिल वेयर, विलेज काउंसिल जहां पर, अब जहां पर क्या होता है, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दीजिए विलेज काउंसिल के बारे में। विलेज काउंसिल जहां पर एल्डर्स गैदर होते हैं, ये आपके चैप्टर से ये सारे सेंटेंसेस, जहां पर बड़े लोग इकट्ठा होते हैं। वेयर द एल्डर्स गैदर्ड, जहां पर एल्डर्स इकट्ठा हुए। सॉट एन एक्सप्लेनेशन फॉर आरेनलास रिलक्टेंस, तो आरेनला जो रिलक्टेंट थी, चाह नहीं रही थी सेंटिला को सिखाना,
के बारे में एक्सप्लेनेशन जानने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट इज द पॉटर्स हैंड, पॉटर के हाथ, विच जो कि, अब बताइए पॉटर्स के हैंड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताइए। यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा लेकिन एक तरह से रिलेटिव क्लॉज होगा। सो पॉटर्स के हैंड जो कि बहुत स्किल्ड होते हैं, विच वर स्किल्ड, पॉटर्स के हाथ जो कि स्किल्ड थे, उन्होंने शेप किया क्ले को इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशंस। आरेनला हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग, आरेनला उनकी मदर जो चाहती थी कि वो वीविंग सीखे, आरेनला उनकी मदर चाहती थी वीविंग सीखे वो, विच जो कि, अब आप उन जो वीविंग है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दीजिए। वीविंग जो कि ईजियर थी और ज़्यादा उसमें कमाई होती थी, विच वॉज ईजियर एंड मोर प्रॉफिटेबल, या फिर अर्न मोर मनी, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट, मैसोबा वेंट होम, मैसोबा घर गए, एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला, अरेनला से उन्होंने मैटर को डिस्कस किया। हु जो कि, अब अरेनला के बारे में अरेनला ने क्या किया वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। हु लिसन केयरफुली, जिन्होंने केयरफुली सुना मैसोबा को, केयरफुली, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रामर का, क्योंकि ग्रामर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे मोस्टली अब तो ऐसा है कि आपके बुक से ही आते हैं। एक्सरसाइज अगर आप देखें सभी चैप्टर्स की, उसमें स्पीकिंग एक्टिविटी भी है, राइटिंग एक्टिविटी भी है, क्वेश्चंस वहीं से मिल जाते हैं आपको। राइटिंग सेक्शन में भी एडिटर को लेटर लिखना है या फिर कोई स्पीच आपको लिखनी है, फिर क्वेश्चन आंसर्स तो है ही, उसमें एक्सट्रैक्ट भी है जो आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब यही आपके एग्जाम से रिलेटेड ग्रामर के टॉपिक्स हैं। तो अभी हमने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज देखे। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पर, मेन क्लॉज में भी दो टाइप्स के थे, एक था नाउन क्लॉज जो एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है, उस पूरे सेंटेंस को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी बहुत छोटे सेट ऑफ वर्ड से। दूसरा होता है हमारा रिलेटिव क्लॉज जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और किसके बाद ही आते हैं वो भी आपको पता होगा। आगे आते हैं, नाउ रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से कुछ वर्ड्स गिवन है आपको, हाईलाइटेड वर्ड्स, उनको रीड करिए। ऑनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, ऑनुला ने देखा कि वो कुछ क्ले बाहर निकालती है। मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड, जितने बना सकते हैं उतने ज़्यादा पॉट्स वो बनाएंगे। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये जो स्किल है ये किसी भी इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, धीरे धीरे वो वहाँ से वॉक करती है जो वंडरफुल एक प्लेस था उससे। दिस वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन, इस उनके पास बहुत ज़्यादा, इनफ मतलब काफ़ी जो होते हैं वो उतने सनशाइन के डेज नहीं होंगे, उतने दिनों तक धूप नहीं निकलेगी। अब इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, सम, मैनी, एनी, दिस, इनफ, इन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के पहले आते हैं और स्पेसिफाई करते हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में, नाउन कितनी है, डेफिनेट बनाते हैं उनके डेफिनेटनेस के बारे में, या फिर ओनरशिप वो किनकी है उसके बारे में। सम क्ले, क्ले के बारे में बताया इस वर्ड ने, थोड़ी क्ले है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। मैनी पॉट्स, पॉट्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। क्वांटिटी बताई। एनी इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल की नहीं है। दिस प्लेस, ये जगह, डेफिनेट किया कि इस जगह की बात हो रही है। इनफ डेज, डेज काफ़ी होंगे, ये भी क्वांटिटी की बात है एक तरह से, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं डिटर्मिनर्स जो नाउन के पहले आएंगे। क्ले, पॉट, इंडिविजुअल, प्लेस, डेज, ये सभी नाउन्स हैं, इनके पहले आते हैं, उनको डेफिनेट बनाते हैं, उनकी क्वांटिटी बताते हैं, या फिर वो किसकी है ओनरशिप के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कुछ जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनर्स, उनकी लिस्ट दी है। देखिए आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ही एक टाइप है, ए एंड द हम यूज़ करते हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन से हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये वो, इस तरह से। पोजेसिव, जो पोजेशन बताते हैं, वो चीज़ कौन पोजेस करता है, किसके पास है, माई, मेरी, आर, हमारी, योर, तुम्हारी, हिज, उसकी, हर, फीमेल के उसमें उसकी, इट्स, देयर, उनकी, वंस, एक की। फिर डेफिनेट न्यूमरल्स, जो नंबर्स आएंगे 1 2 3, ये भी डिटर्मिनर्स होंगे जो किसी नाउन के पहले लगेंगे और उसकी क्वांटिटी बताएंगे, एग्जैक्ट क्वांटिटी, डेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब नंबर है लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट कितने हैं। सम, थोड़े, एनी, कोई, नो, बिल्कुल नहीं, ऑल, सभी, बोथ, मच, मैनी, फ्यू, कुछ, लेस, सेवरल, लिटिल।
फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ईच, हर एक, एवरी, आइदर, नाइदर। ओके, होपफुली डिटर्मिनर्स ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेट करते हैं नाउन को, उनके नंबर्स बताते हैं, या फिर वो किसकी है, पोजेशन किसके पास है उन नाउन का, वो बताते हैं। नाउ फाइंड आउट सम मोर डिटर्मिनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। पूरे टेक्स्ट से आपको डिटर्मिनर्स ढूंढने हैं। तो आई थिंक ये आप कर लेंगे काम खुद से, क्योंकि टेक्स्ट में हम ढूंढने जाएंगे ए, एंड, द। ये तो आर्टिकल्स तो बहुत आपको मिलेंगे। ये वर्ड्स आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आए हैं टेक्स्ट में उनको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। कुछ अगर आपको लिखने हैं तो ये वर्ड ज़रूर आए होंगे, द ज़रूर आया होगा, अ ज़रूर आया होगा, एंड, हर भी आया होगा क्योंकि इसमें ऑनुला है, उनके फादर है तो हिज भी आया होगा, उनके पॉट्स है ना, उनका शेड देयर आया होगा, मैनी पॉट्स दे मेड, मैनी भी आया होगा, ऑल आया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये अगर हम पूरे उसको देखेंगे चैप्टर को। आप देख लीजिएगा खुद से। टॉपिक अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या है डिटर्मिनर्स का, तो कर लेंगे आप इसको इजीली। आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स। सही डिटर्मिनर से ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। फर्स्ट 2 ब्लैंक्स हैव बीन डन फॉर यू। पहले 2 आपको दिए गए हैं। द फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर्स को बेचता है, अरेंज्ड 5 बुकेज फॉर हर क्लाइंट्स। उसने 5 बुके अरेंज किए उन अपने क्लाइंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर बुके का नंबर्स बताया गया है, ये डेफिनेट डिटर्मिनर है। उसके बाद क्लाइंट किसका है, उसका, उस फ्लोरिस्ट का क्लाइंट है, तो हर क्लाइंट, यहाँ पर पोजेशन बताया गया है, किसका क्लाइंट, उसका। ठीक है, दोनों ही आप देखेंगे ये नाउन्स के पहले आए हैं। 5 बुकेज हर क्लाइंट। दे वर डिस्प्लेड इन ब्लैंक एलिगेंट फ्लोरल शॉप, जिनको कि डिस्प्ले किया गया था इन एन एलिगेंट फ्लोरल शॉप। यहाँ पर हम डिटर्मिनर ही लगाएंगे, एक एलिगेंट फ्लोरल शॉप में। द कारपेंटर क्राफ्टेड ब्लैंक यूनिक टेबल्स। कारपेंटर ने क्राफ्ट की ब्लैंक यूनिक टेबल, आप नंबर भी लिख सकते हैं, या 5 यूनिक ब्लैंक टेबल्स, या फिर सम, कुछ, बहुत मैनी नहीं लिखना है क्योंकि बहुत सारी होंगी तो फिर यूनिक नहीं रहेंगी। सम यूनिक टेबल्स एंड ब्लैंक बिकेम द सेंटर पीस, एंड 1 बिकेम द सेंटर पीस। एक उनमें से सेंटर पीस बनी। इन ब्लैंक फर्नीचर कलेक्शन, इन द फर्नीचर कलेक्शन, एक उनमें से फर्नीचर कलेक्शन में सेंटर पीस बनी। ब्लैंक ऑफ ब्लैंक अप्रेंटिस इन ब्लैंक कलनरी क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं। n नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही आपको लिखना है। सो ब्लैंक ऑफ ब्लैंक अप्रेंटिसेस। अप्रेंटिस बोलते हैं एक पर्सन को जो काम सीखने के लिए कहीं पर काम करता है, एक तरह से उस पर्टिकुलर काम, मतलब बहुत कम पैसों में काम करता है या फिर बिना पैसों के, क्योंकि उसको काम सीखना होता है। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ द अप्रेंटिसेस, कुछ जो अप्रेंटिसेस थे, इन द कलनरी क्लास। कलनरी बोलते हैं जो खाना बनाने से रिलेटेड क्लासेस होती है। इन द कलनरी क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड ब्लैंक नाइफ स्किल्स ड्यूरिंग द इंटेंस कुकिंग सेशन। दे डेमोन्स्ट्रेटेड देयर नाइफ स्किल्स। उनकी जो नाइफ से रिलेटेड स्किल्स थी वो उन्होंने दिखाई जब एक इंटेंस कुकिंग सेशन चल रहा था उस टाइम पर। ओके, सम ऑफ द अप्रेंटिसेस इन द कलनरी क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड देयर नाइफ स्किल्स ड्यूरिंग द इंटेंस कुकिंग सेशन। हाँ, परफेक्ट है सेंटेंस। सम, एक तरह से कुछ अप्रेंटिसेस थे, वो इसकी जो डेफिनेट नहीं है, ऐसा एक डिटर्मिनर है। द हमारा आर्टिकल हो गया, ये भी आर्टिकल हो गया। देयर ये पोजेसिव डिटर्मिनर है। उनकी जो स्किल थी, नाइफ स्किल, वो उनकी थी, जो हमारे अप्रेंटिसेस हैं उनसे रिलेटेड है। ब्लैंक ऑफ ब्लैंक स्कल्पचर्स वर डिस्प्लेड एट ब्लैंक आर्ट एग्जीबिशन। सो सम ऑफ द स्कल्पचर्स भी लिख सकते हैं, मैनी लिख देते हैं, सम आप पहले यूज कर चुके हैं। मैनी ऑफ द स्कल्पचर्स वर डिस्प्लेड एट द आर्ट एग्जीबिशन। आर्ट एग्जीबिशन में कुछ स्कल्पचर्स को डिस्प्ले किया गया था। शोकेसिंग ब्लैंक डाइवर्स आर्टिस्टिक स्किल्स। शोकेसिंग, जो शोकेस कर रहे थे उनकी डाइवर्स अलग अलग आर्टिस्टिक स्किल्स को। ओके, इस तरह से ब्लैंक्स आप फिल कर देंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज लिसन एंड रिस्पॉन्ड। ये ग्रामर सेक्शन था। अब लिसनिंग एक्टिविटी है। यू विल लिसन टू अ मैन स्पीक अबाउट स्टोन स्टैचूज। अब आप एक आदमी को सुनने वाले हैं जो स्टोन स्टैचू के बारे में आपको बताएगा। जब आप सुनेंगे तो आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करने हैं ब्लैंक को फिल करके विद द एग्जैक्ट वर्ड यू लिसन टू। जो एग्जैक्ट वर्ड आप सुन रहे हैं उनसे आप इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, ये है ट्रांसक्रिप्ट। कहाँ है इसकी? पेज नंबर 261 पर। देखिए, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट है 261 पेज पर।
साइड में इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि साथ के साथ हम आंसर्स भी लिखते जाए। आप चाहे तो पॉज कर दीजिए, अपनी बुक में सिर्फ देखिए, जो बोला जा रहा है उसको सुनिए एंड देन ब्लैंक्स को फिल करिए। सो यू विल लिसन टू अ मैन स्पीकिंग अबाउट स्टोन स्टैचूज। अभी एक आदमी को आप सुनेंगे जो स्टोन स्टैचू के बारे में बताएगा। जैसे आप पढ़ेंगे आपको ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, लेट मी शेयर व्हाट अ स्टोन स्टैचू इज। तो मैं आपको बताऊंगा स्टोन स्टैचू क्या होता है। वेल, ए स्टैचू मेड विद स्टोन। आई थिंक मुझे ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, आप ये इसको इंग्लिश में ही सुनिए और इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं फिर से। हेलो एवरीवन, लेट मी शेयर व्हाट अ स्टोन स्टैचू इज। Well, it is a large statue made with stone, usually by carving or assembling, to form a visually interesting three-dimensional shape. You see, since early civilization, stone has been used in architectural sculpture on the outside of buildings. Nowadays, it is mostly used for making stone sculptures. We can find evidence that even the earliest societies indulged in some form of stonework, mostly in India, Egypt, Iran, and Greece. However, some of the most fascinating and mesmerizing evidence of stone sculptures can be found only in India. I mean it when I say this because you will definitely find evidence of stone monument across the country. चलिए अब एक बार ब्लैंक देखें। A stone statue carved to create a shape that is। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सेंटेंसेस आपको वही मिल जाएंगे जो यहाँ पर है, वर्ड्स आपको इससे यूज करने हैं लेकिन सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। स्टैचू को हम कार्व करते हैं एक शेप क्रिएट करने के लिए, जो कि होती है कैसी, जो कि होती है 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे विच इज, ऊपर लिख देते हैं स्पेस कम है, विच इज 3 डायमेंशनल। स्टैचू जो मूर्ति बनती है वो 3 डायमेंशनल होती है, पेंटिंग की तरह फ्लैट पेपर पर नहीं होती। Among the many things stone is used for making stone, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जिनमें हम स्टोन को यूज़ करते हैं, is used for making stone blank is one of them। स्टोन को कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है लेकिन स्टोन स्टैचू भी उनमें से एक है। स्टोन स्टैचू इज़ वन ऑफ देम, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। इंडिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट ब्लैंक स्टोन स्कल्पचर्स। इंडिया में कुछ बहुत कैसे स्कल्पचर्स हैं, सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग स्टोन स्कल्पचर्स। ये दोनों वर्ड्स आप लिखेंगे यहाँ पर ब्लैंक में। मोस्ट फैसिनेटिंग सबसे ज़्यादा फैसिनेट और मेस्मराइज करने वाले, मंत्रमुग्ध कर देने वाले, ठीक है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम मैनी स्टोन मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टोन मॉन्यूमेंट्स आप अक्रॉस द कंट्री देख सकते हैं। अब आप उस मैन को सुनेंगे जो आपको स्टेप्स बताएगा स्टोन स्कल्पचर बनाने, स्टैचू बनाने के बारे में। जब आप सुन रहे होंगे तो आप 6 करेक्ट स्टेप्स सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द 9 गिवन। 9 स्टेप्स आपको दिए हैं जिनमें से 6 ही सही है। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। सेकेंड यहाँ पर, सो व्हाट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग अ स्टोन स्कल्पचर। स्टोन स्कल्पचर बनाने में क्या क्या होता है। क्वाइट ऑब्वियसली इट ऑल बिगिन विद चूजिंग द स्टोन। सबसे ऑब्वियस है कि सबसे पहले आपको पत्थर चुनना है, कौन सा है, किससे आप बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कल्प्टर चूज द स्टोन अकॉर्डिंग टू द नीडफुल वेट एंड डायमेंशंस ऑफ द स्टैचू। तो स्कल्प्टर होता है जो बनाने वाला है, वो सबसे पहले उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कितने वेट का उसको स्टैचू बनाना है, मूर्ति बनानी है, और क्या डायमेंशन होना चाहिए स्टैचू का, उसी के अकॉर्डिंग पत्थर चूज करता है। व्हेन द स्कल्प्टर कार्व्ड अ स्टोन, जब वो स्टोन को कार्व करता है, उसको कार्व करके घिस के छील के बनाया जाता है स्टैचू को। ही और शी बिगिन्स बाय रिमूविंग लार्ज अनवांटेड पोर्शन ऑफ द स्टोन। स्टोन के जो बड़े बड़े अनवांटेड, जो उसको नहीं चाहिए वो पोर्शंस होते हैं, पहले वो उनको हटाता है। इट इज़ आफ्टर दिस, उसी के बाद ही द क्राफ्ट ऑफ ब्रिंगिंग आउट द इमेजिन शेप फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ स्टोन बिगिन। तभी आपको जो शेप आपने इमेजिन की है पत्थर से, वो बनती हुई दिखती है। डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। हाउएवर दिस इजंट ऑल, यही इतना ही काफ़ी नहीं है। आप देखेंगे जो फुल्ली डायमेंशनल फॉर्म होती है इज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टोन इटसेल्फ as the sculptor remove material, sketches on the block or stone and develop the work along the way। तो सबसे पहले पत्थर के ऊपर ही on the stone itself वो जो डायमेंशन है वो क्रिएट की जाती है। उसमें से जो स्कल्प्टर है वो मटेरियल को रिमूव करता है, स्केच करता है ब्लॉक के ऊपर, फिर डेवलप करता है आर्ट वर्क। उसके बाद द स्टैचू इज देन डिटैच्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ स्टोन। वो जो पत्थर था उसमें से जो स्टैचू आपने बनाया है
उसको आप हटा लेते हैं, रिमूव करते हैं, एंड द स्कल्प्टर रिफाइन इट विद फिनिशिंग टच, फिर उसको फिनिशिंग टच देता है वो। एंड आई एम श्योर दैट whenever you look at a stone statue, जब भी आप पत्थर के एक स्टैचू को, मूर्ति को देखेंगे, यू विल अप्रिशिएट द वर्क एंड स्किल मोर, तब आप उस स्किल को, वर्क को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कितनी मेहनत उसमें लगती है। चलिए अब स्टेप्स देखते हैं। कार्व टू रिमूव लार्ज अनवांटेड पोर्शन, बिल्कुल बड़े बड़े जो अनवांटेड पोर्शन है पहले उनको कार्व करना पड़ता है। सेटअप डिफरेंट टूल्स, एक बार पढ़ लेते हैं सभी। डिफरेंट टूल्स को सेटअप करना, मेजर करते हैं वेट को, डायमेंशन को, स्टैचू के वेट और डायमेंशन को तो मेजर हम नहीं करते, हम जो पत्थर है उसको चूज करते हैं जो हमें वेट चाहिए, जो डायमेंशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक स्टेप नहीं है उसका। लीव द स्टैचू इन वाटर फॉर, ये भी नहीं है, वो पत्थर का ही बना है तो रात को उसको ओवरनाइट क्यों छोड़ना, तो बस दो हमने हटा दिए। डिफरेंट टूल्स को भी सेटअप करना होता है, रिफाइन भी करना होता है स्टोन के अंदर ही उसको। चूज द स्टोन भी चूज करना होता है, कार्व करना होता है पहले सेंटर में, फिर डिटैच करना होता है स्टोन को, फाइनल स्टैचू को, और फिर जो वर्क टू ब्रिंग आउट, हम काम करते हैं जो शेप हमने इमेजिन की है उसको बाहर लाने के लिए उस पत्थर से, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ स्पीकिंग एक्टिविटी। अभी पेयर्स में आपको काम करना है, दो बच्चे साथ में काम करेंगे। 2 कैरेक्टर्स चूज कर लीजिए स्टोरी से, एक तो सेंटिला होगी ही, दूसरा कोई कैरेक्टर आप आरेनला चूज कर सकते हैं, मैसोबा के तो बहुत डायलॉग्स नहीं है स्पीकिंग के लिए, ऑनोला आप कर सकते हैं, विलेज एल्डर का भी एक ही डायलॉग है, तो आप आरेनला कर लीजिए या फिर ऑनोला कर लीजिए, ओके। प्रिपेयर टू स्पीक फॉर द चूज कैरेक्टर्स, जो आपने कैरेक्टर्स चूज किए हैं उनके लिए आपको बोलना है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो स्टोरी में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है या आपने कैरेक्टर की जो भी इंटेंशन समझी उसके अकॉर्डिंग आप एक तरह से कॉन्वर्जेशन करेंगे ऑन सेंटिला के साथ। एक रोल प्ले करेंगे सेंटिला और चूजन कैरेक्टर के बीच में। कॉन्वर्जेशन जो है वो इस तरह से होना चाहिए, सेंटिला डिजायर टू लर्न पॉट मेकिंग, सेंटिला पॉट मेकिंग सीखना चाहती है, क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, क्या एडवाइस दिया अदर कैरेक्टर ने, तो आई थिंक आप ऑनोला चूज करेंगे तो बेटर रहेगा। स्टूडेंट इसमें डायरेक्ट कोट्स यूज कर सकते हैं, स्टोरी से क्रिएट करेंगे कैरेक्टर के थॉट्स को और फीलिंग्स को, मतलब अपनी तरफ से एक्सपैंड भी करेंगे। आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, आई फील और आई फेल्ट बिकॉज, आई विश और आई विश्ड बिकॉज, व्हेन यू सेड या व्हेन यू डिड दिस इट मेड मी फील दिस बिकॉज, ओके। तो लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी होती है आपकी क्लास में तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो सेंटिला कहती है आई वॉन्ट टू लर्न पॉट मेकिंग बिकॉज आई लव इट वेरी मच। ऑनोला सेज दिस इज वेरी गुड सेंटिला, बट वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, आई फील सैड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक अ पॉट प्रॉपरली। ऑनोला कहती है डोंट वरी, यू कैन लर्न इट विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ तुम सीख सकती हो, क्योंकि सेंटिला ऑलरेडी 1 साल से सीख रही है, तो वो कहेगी आई ट्राइड मेनी टाइम्स बट आई फेल्ड, बहुत बार मैंने ट्राई किया लेकिन मैं फेल हो जाती हूँ। आई फील फ्रस्ट्रेटेड, इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ। ऑनोला कहेगी आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यू आर टू टेंस वाइल वर्किंग, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बहुत नर्वस, बहुत टेंस रहती हो जब काम करती हो। सेंटिला कहते हैं यस आई फील नर्वस व्हेन आई ट्राई, जब मैं ट्राई करती हूँ तो नर्वस फील करती हूँ। बी काम एंड कॉन्फिडेंट, वॉच केयरफुली एंड फॉलो द स्टेप्स स्लोली, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, जो मैं स्टेप्स दिखा रही हूँ उसको देखो और उनको स्लोली फॉलो करो। थैंक यू, आई विल ट्राई अगेन, थैंक यू बोलेंगी, मैं फिर से ट्राई करूंगी। ऑनोला कहेगी गुड, आई विल हेल्प यू, यू आर अ क्विक लर्नर, नाउ आई फील कॉन्फिडेंट, आई विल नॉट गिव अप, ओके। नेक्स्ट, नाउ अब आते हैं राइटिंग टास्क पर। रिफ्लेक्टिव राइटिंग, आइडेंटिफाइंग स्किल्स एंड पैशन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हमें एनकरेज करती है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, हम खुद के अंदर झांकते हैं, थॉटफुल एक्सप्लोर करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, स्किल्स या एस्पिरेशंस के थ्रू। ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो डीपर इनसाइट्स गेन करते हैं इनटू देमसेल्व्स एंड देयर गोल थ्रू स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन। अब नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करिए और एक राइटअप क्रिएट करिए अपने स्किल या पैशन के बारे में। अब ये तो आप ही कर पाएंगे। पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, रिफ्लेक्ट ऑन योर पैशंस, क्या आपका पैशन है, स्किल है जो आपके पास अभी है या आप डेवलप कर रहे हैं। कंसिडर करिए क्यों ये एक्टिविटीज़ या इंटरेस्ट मीनिंगफुल है, क्यों आप इन्हें एंजॉय करते हैं। सो मान लीजिए आप में ड्राइंग का पैशन है जो जनरली मिल जाएगा, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, टीचिंग का भी लिख सकते हैं, दूसरों को पढ़ाना या समझाना आपको अच्छा लगता है। फिर डिस्क्राइब करिए डेफिनेट एक्टिविटीज़, आप इसमें लिखेंगे, देखिए अगर राइटिंग का है कि आई हैव अ पैशन फॉर ड्राइंग एंड टीचिंग एंड आई एंजॉय दीज एक्टिविटीज़ बिकॉज दे मेक मी फील हैप्पी एंड हेल्प मी एक्सप्रेस माई आइडियाज़, मैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। आई ऑल्सो लाइक हेल्पिंग अदर्स लर्न न्यू थिंग्स, टीचिंग क्यों मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को नई चीज़ें सिखाना। फिर आप डिस्क्राइब करेंगे उन स्किल्स को, डिस्क्राइब करिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ या जो आप प्रैक्टिस करते हैं
अपनी स्किल्स को और ज़्यादा नर्चर करने के लिए। इसमें आपकी हॉबीज़ क्लास भी आ सकती है, हॉबी क्लासेस आप लेते हैं, आर्ट, म्यूजिक, कोडिंग एटसेट्रा, वर्कशॉप या फिर पर्सनल प्रोजेक्ट्स। आप कह सकते हैं आई प्रैक्टिस ड्राइंग इन माई फ्री टाइम एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई स्किल्स बाई मेकिंग न्यू पिक्चर्स। नई पिक्चर्स बना कर मैं अपनी स्किल को और ज़्यादा इंप्रूव करता हूँ। एंड आई ऑल्सो टीच माई क्लासमेट्स एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टॉपिक्स। आप टीचर तो नहीं बन सकते अभी, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन्हें समझाते हैं। देन आप वीडियोस देख सकते हैं, आई वॉच यूट्यूब वीडियोस एंड लर्न न्यू मेथड्स टू इम्प्रूव माई स्किल्स। उन स्किल्स को इम्प्रूव करने के नए मेथड्स मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर पैशन इनटू प्रोफेशन, आप इस पैशन से प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन चूज करना चाहेंगे आगे, आइडेंटिफाई करिए कि इन स्किल्स से आप क्या पोटेंशियल है इन फ्यूचर कि आप इनको, इस पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लेन करिए कि क्यों ये स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, या क्यों एडवांटेजियस है, क्या इनका फ़ायदा आपको हो सकता है आपके चोजन फील्ड में। सो आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है दैट आई बिलीव माई टीचिंग स्किल्स कैन बिकम माई प्रोफेशन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो मेरी टीचिंग स्किल्स हैं वो प्रोफेशन बन सकती है। फिर टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बता दीजिए, ड्राइंग के बारे में भी बता दीजिए। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन एंड हेल्प्स इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड देन आई ऑल्सो थिंक ड्राइंग कैन हेल्प मी इन क्रिएटिव फील्ड्स। ड्राइंग से मैं किसी क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकता हूँ। फिर एग्जाम्पल एंड रिफ्लेक्शन में आप एग्जाम्पल्स दे दीजिए या एनेक्डोट्स जो इलस्ट्रेट करते हो, बताते हो कि कैसे आपकी स्किल या पैशन कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। टीचिंग और जो आपके ड्राइंग स्किल्स हैं उसको आपने कैसे यूज़ किया कहीं पर, उसके लिए कोई एग्जाम्पल आप देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कैसे एक्सपीरियंस ने आपको शेप किया है, हैव शेप्ड आपके करियर एस्पिरेशंस को और पर्सनल ग्रोथ को। तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे देंगे। एक बार मैंने अपने फ्रेंड को कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर पढ़ाया तो बहुत खुश हुआ या हुई। वंस आई हेल्प माई फ्रेंड अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट चैप्टर एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी। दिस मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीचिंग एबिलिटी। तो मुझे लगा कि सच में मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ अपनी टीचिंग एबिलिटी पर। सिमिलरली व्हेन आई ड्रॉ समथिंग गुड, जब मैंने कुछ अच्छा ड्रॉ किया, आई फील प्राउड, मुझे खुद पर बहुत प्राउड फील होता है। तो ये जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं ये मुझे मोटिवेट करते हैं टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और फाइनली आप कंक्लूड करेंगे, समराइज करिए अपने रिफ्लेक्शंस को, डिस्कस करिए कोई इंसाइट जो आपने गेन की है अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में, अपने स्किल के बारे में, अपने करियर एम्बिशन के बारे में इस एक्सरसाइज के थ्रू। तो कंक्लूजन में आई अंडरस्टूड दैट माई स्किल एंड पैशन आर इंपॉर्टेंट फॉर मी इन फ्यूचर। मेरे फ्यूचर के लिए मेरे स्किल जो है या मेरा जो पैशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंटिन्यू करूँगा इस पर वर्क करना और मेहनत करूँगा। आई विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव माई एबिलिटीज़ टू अचीव माई गोल्स। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं किसी भी अपने स्किल के बारे में। आगे आते हैं लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, किताबों से कुछ आगे सीखना। पॉटरी एक प्रैक्टिस है जिसको बहुत सारी कंट्रीज़ में और रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है और हर जगह का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। आप कुछ डिफरेंट स्टाइल्स इंडिजीनियस पॉटरी के आपके रीजन में जो है उनके बारे में पता करेंगे, या देश के किसी और रीजन में है। कुछ आपको नोटेबल स्टाइल्स नीचे दिए हैं। देखिए, ये है खुजरा पॉटरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की खुजरा पॉटरी। फिर है ब्लू पॉटरी फ्रॉम जयपुर, ये जयपुर की ब्लू पॉटरी है, ये उत्तर प्रदेश की है। ये टेराकोटा है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की। ये अंद्रेटा पॉटरी है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये कारीगरी पॉटरी है फ्रॉम तमिलनाडु, ये वाली। फिर ये है लॉन्ग पी ब्लैक पॉटरी फ्रॉम मणिपुर। ओके, तो देखिए हर किसी का कितना डिफरेंट स्टाइल है, सभी में एक यूनिकनेस आपको दिखाई देगी। चलिए आगे आ जाते हैं। आपने स्टोरी पढ़ी होगी इंग्लिश में और अपनी लैंग्वेज में भी, जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स का या आर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कोई कहानी आपने पढ़ी होगी। अब नीचे एक स्टोरी आपको गिवन है, क्वालिटी, जिसको जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है। राइट इट्स रिव्यू एंड मेक अ प्रेजेंटेशन हाईलाइट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इससे पहले जो आपकी एनसीईआरटीज़ थी उसमें मेन चैप्टर था ये, अभी हम इसको देख भी लेंगे। तो आपको इसको पढ़ना है और फिर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है हाईलाइट करते हुए कि किस तरह से ट्रेडिशनल क्राफ्ट डिक्लाइन हो रहे हैं आजकल। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनने लगी है, तो जो हाथ से लोग इतनी अच्छी चीज़ें बनाते थे वो आजकल देखने को नहीं मिलती। उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो गुड्स बनती है वो मास प्रोड्यूस्ड होती है, एक ही बार में बहुत सारी बना देते हैं वो, लेकिन हाथों से बनने वाली चीज़ों में टाइम लगता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो, और ये चैप्टर जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी लेंदी था। हाँ, ऑब्वियसली आपके चैप्टर जितना ही बड़ा है। क्वालिटी नाम है इसका। क्या हम इसको नेक्स्ट वीडियो में चलो कर ही लेते हैं, आप चाहे तो स्किप कर दीजिएगा इसके बाद की उसको, लेकिन फिर से ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी।
ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। राइटर बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, एक्सट्रीम यूथ, वेरी अर्ली चाइल्डहुड, तब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे इसको, सिर्फ समझ लेते हैं ओके, हर एक वर्ड का मीनिंग ये सब, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर नहीं है। सो मैं उनको जब मैं बहुत छोटा था तब से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहते थे, विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, जो कि लंदन का जो एक फैशनेबल पार्ट है उसकी एक छोटी सी गली में था। उनकी जो दुकान है वो एक बहुत ही फैशनेबल लंदन की एक स्ट्रीट की छोटी गली में थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, उसकी जो शॉप थी, दुकान, वो उसमें बिल्कुल कुछ अलग था। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स, कोई साइन नहीं था कि वहां पर जूते बनते हैं, सिर्फ एक गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो पर कुछ बूट्स के पेयर्स रखे थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि शूज बना के रख देता था। वो जो गेस्लर है, गेस्लर ब्रदर्स थे दोनों, गेस्लर भाई, वो सिर्फ वही बनाते थे। उनमें से एक ही बात कर रहा है अभी ऑथर, जो ऑर्डर किए जाते थे, पहले ऑर्डर करना पड़ता था फिर वो बनाते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो उन्होंने एक बार बना दिए शूज, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि फिट ना हुए हो, नेवर फेल टू फिट। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, बूट्स बनाना और वो भी ऐसे जैसे वो बनाते थे। सीन टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, वो तब भी और आज भी मुझे बहुत मिस्टीरियस और वंडरफुल लगते हैं। आई रिमेंबर व्हेन माई शाई रिमार्क वन डे, आई रिमेंबर वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने एक बार शायद रिमार्क दिया था, उनको कहा था, वाइल स्ट्रेचिंग आउट हिम टू माई यूथफुल फुट, जब मैंने छोटा ही पैर था मेरा, उसमें मैंने बाहर निकालते हुए कहा, Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? Mr. Gessler, ये करना कितना मुश्किल होता होगा? And his answer given with sudden smile from out of his rudeness, from out of the redness of his beard. Beard उनकी रेड थी, तो उन्होंने जो आंसर दिया सडन स्माइल के साथ, वो था, It is an art. ये एक तरह से जो जिस तरह से वो प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को वैसा लिखा गया है, It is an art. उन्होंने कहा कि ये एक आर्ट है, ये कला है। It was not possible to go on to him very often. पॉसिबल ही नहीं था कि आप बहुत जल्दी जल्दी उनके पास जाए। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि जो वो बूट्स बनाते थे वो बहुत लंबा टाइम चलते थे, तो ज़्यादा जल्दी उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ द बूट्स स्टिच्ड इनटू देम, कुछ जो टेम्पररी बूट्स होते हैं उनसे कुछ अलग ऐसा लगता था, वो उनके अंदर स्टिच करके देते हैं, कुछ बूट्स की जो एसेंस थी वो उसमें उसको सिल देते हैं। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। जब कोई भी उनकी शॉप में जाता है तो जैसे मोस्ट ज़्यादातर शॉप्स में आप जाते हैं वैसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आप रेस्टफुली वहां पर जाएंगे जैसे एक चर्च में आप जा रहे हो, और वहां पर चेयर के ऊपर वो एक सिंगल वुडन चेयर है, वहां पर उस पर बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। एंड गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नारो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। आप उसके शॉप में एंटर करेंगे, कोई आपको इस तरह से कि क्या आपको चाहिए इस तरह से नहीं पूछेगा, जैसे बाकी शॉप्स में होता है, बहुत सारे शूज आपको नहीं दिखाई देंगे। वहां पर बीच में सिर्फ एक ही वुडन चेयर रखी हुई है, आप उस पर बैठ जाएंगे, वेट करेंगे, तब वहां से पैरों की गटरल साउंड के साथ, स्लीपर्स के टिप टैप साउंड के साथ वो ऊपर से उतरते हुए आएंगे, एक पतली सी वुडन स्टेयर से, लकड़ी की सीढ़ियों से। गेस्लर नीचे उतर कर आएंगे, मिस्टर गेस्लर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, बिना कोट के थोड़े से झुकेंगे, उनके लेदर का एप्रन पहना होगा जिसकी स्लीव्स पीछे की तरफ उन्होंने फोल्ड की होगी, ब्लिंक कर रहे होंगे उनकी आंखों को, ऐसा लगेगा कि जैसे अभी वो बूट्स का कोई सपना देख रहे थे, उससे जाग कर आए हों। एंड आई वुड से, और मैं कहूंगा, हेलो हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। तो बिना कुछ बोले वो वहां से चले जाएंगे, या फिर वहां से कहीं और चले जाएंगे जहां से आए थे वहीं पर, या फिर दुकान के दूसरे हिस्से में अदर पोर्शन में चले जाएंगे, और मैं वहीं पर उस चेयर के ऊपर बैठा रहूंगा। जो उनका जो ट्रेड है, काम जो है उनका, एक तरह से चमड़े का काम है, लेदर का, उसकी खुशबू ले लूंगा वहां पर शॉप में, मतलब वो लेदर की स्मेल, इंसेंस आती, खुशबू आती रहती थी। सून ही वुड कम बैक, जल्दी वो वापस आएंगे, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर का एक टुकड़ा होगा, चमड़े का टुकड़ा होगा, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उनकी आंखें उस लेदर पर ही होगी, और वो कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है ये लेदर का। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, जब मैं भी उसकी तारीफ कर दूंगा कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चमड़े का पीस है, वो फिर से कहेंगे, व्हेन डू यू वांट देम, ये तुम्हें कब चाहिए, व्हेन डू यू वांट देम। एंड आई वुड आंसर, मैं आंसर करूंगा, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितनी जल्दी आप कन्वीनियंस के साथ दे सके उतनी जल्दी। एंड ही वुड से, वो कहेंगे, टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब होता है 2 वीक्स, कल से 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर उनकी जगह उनका बड़ा भाई होगा, वो कहेगा, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछकर बताता हूँ। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं धीरे से कहूंगा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, थैंक यू बोलूंगा, गुड मॉर्निंग बोलूंगा, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, वो रिप्लाई करेंगे गुड मॉर्निंग का, लेकिन अभी भी वो उनके हाथ में जो लेदर का पीस है उसी को देख रहे होंगे। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं वापस दुकान के दरवाजे की तरफ जाऊंगा, जब आप स्टोरी को पढ़ रहे हो, अगर आप इमेजिन करेंगे उस सिचुएशन को तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, तो जब मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ वापस, मुझे उनके चप्पलों की वो आवाज टिप टैप फिर से सुनाई देगी स्टेयर्स से ऊपर जाते हुए, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, जहाँ पर ऑथर को लगता है कि शायद वो जाकर बूट्स के सपने देखते हैं, जबकि ऑब्वियसली वहां पर वो काम करते होंगे। आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे ये मौका मिला कि मैंने उनसे कहा, मिस्टर गेस्लर द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक, यू नो मिस्टर गेस्लर, जो लास्ट पेयर ऑफ बूट्स आपने मेरे लिए बनाए थे, दे क्रीक, मतलब उनमें एक क्रीकिंग की साउंड आ रही थी,
ये जनरली जो लेदर बूट्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, वो मेरी तरफ देखेंगे कुछ टाइम के लिए, उन्होंने देखा बिना रिप्लाई किए, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, जैसे कि ये कहना चाह रहे हो कि अपनी स्टेटमेंट को या तो आप वापस ले लीजिए या फिर उसको फिर से कहिए। देन सेड, मतलब उनको विश्वास नहीं होता कि उनके बनाए हुए शूज क्रीक भी कर सकते हैं। एंड देन सेड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, उनको क्रीक तो नहीं करना चाहिए था। इट डिड, आई एम अफ्रेड, वो क्रीक कर रहे थे मुझे ये बताते हुए, आई एम अफ्रेड। यू गो देम वेड बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, मतलब तुमने उन्हें जल्दी पहन लिया इससे पहले कि वो ठीक से सेट हो पाते, सेट होने से पहले शायद तुमने उनको पहन लिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, जब मैंने ये कहा तो उन्होंने अपनी आंखें नीचे की, एज इफ हॉन्टिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि उन बूट्स की यादें वो एक तरह से उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे हो, वो उनकी याद उन्हें हॉन्ट कर रही हो। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, और मुझे बहुत सॉरी फील हुआ कि मैंने ऐसी खराब बात उनसे क्यों कह दी। उनके बनाए हुए बूट्स क्लीक कर रहे हैं, ये मतलब बात उनको बहुत बुरी लग गई, आप कह सकते हैं। सेंड देम बैक, उन्हें वापस भेज दीजिएगा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा, मैं उन्हें देख लूंगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ बूट्स बनने जब वो बनते हैं शुरू से ही खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो मैं तुम्हारे बिल से उनको हटा दूंगा, मतलब उनके पैसे काट दूंगा, उनके पैसे नहीं लूंगा अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया। वंस ओनली, एक बार, और फिर से राइटर कहते हैं कि सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ। आई वेंट एब्सेंट माइंडली इनटू हिज शॉप, एब्सेंट माइंडली मतलब बिना ज्यादा कुछ सोचे मैं उनकी शॉप में चला गया। इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, जो मैंने उन बूट्स को पहनकर चला गया जो मैंने इमरजेंसी में किसी बड़ी फर्म से खरीदी थी, जैसे किसी ब्रांड की ली होगी उन्होंने। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, पहले वो हमने देखा जब उनसे बूट्स मांगते थे लेदर दिखाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया बिना लेदर ही दिखाए। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैं देख सकता था कि उनकी आंखें पेनिट्रेट कर रही है। पेनिट्रेट मतलब अंदर तक देखना किसी चीज को, जो इंफीरियर मतलब घटिया, लो क्वालिटी की जो कवरिंग थी मेरे फुट के ऊपर, उसको मतलब उन बूट्स की जो लेदर था वो बहुत ही इंफीरियर था, उसको वो देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड, आखिर में उन्होंने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट्स नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. अब उनकी आवाज में ना तो गुस्सा था, ना ही दुख था, ना ही ऐसा कि वो उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे उन शूज को, लेकिन कुछ ऐसा था कि मेरा समथिंग दैट फ्रोज द ब्लड, जो कि आपके ब्लड को फ्रीज कर दे एकदम। He put his hand down and pressed the finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने अपना हाथ नीचे वो करते हैं और उस जगह पर उंगली रखते हैं उस बूट पर, एग्जैक्टली उसी जगह जहां से वो बूट्स कंफर्टेबल नहीं थे, मतलब उनको देखकर ही पता लग गया कि यहाँ पर इनमें प्रॉब्लम होगी। इट हर्ट यू देयर, ही सेड, यहाँ पर तुम्हें हर्ट कर रहे हैं क्या ये? दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इन बड़ी बड़ी फर्म्स की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती। एंड देन उसके बाद एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और फिर उन्होंने जैसे उन्हें कुछ दुख हुआ हो उस तरह से बहुत लंबी बात वो करने लगे, बहुत बिटरली मतलब बहुत विद पेन, बहुत दुख के साथ। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, ऐसा फिर पहली बार हुआ कि उनके काम में कितनी काम की कंडीशन और हार्डशिप, कितनी कठिनाइयां हैं उनके काम में, पहली बार मैंने उन्हें ये बताते हुए सुना। नाउ दे गेट इट ऑल, वो बताते हैं कि वो ये सब काम ले जाते हैं, फॉर्म्स की वो बात कर रहे हैं। ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, ऐसा नहीं कि काम अच्छा करते हैं इसीलिए, बल्कि एडवर्टाइज करके अपनी चीजों को। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे इसे टेक अवे कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो हाथों से इतने अच्छे बूट्स बनाते हैं। हु लव आवर बूट्स, हम जो बूट्स को प्यार करते हैं। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैड नो वर्क, इट कम्स टू दिस, और अब ऐसा हो गया है प्रेजेंटली कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। सब लोग उनके जो फर्म्स बनाती है बूट्स वो खरीदने लगे हैं। एवरी ईयर इट गेट लेस, हर साल मेरे पास काम कम होता जा रहा है। यू विल सी, होता जाएगा, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और जब मैंने उनका वो रिंकल्ड फेस देखा, मुझे वो चीजें दिखाई दी जो मैंने उससे पहले कभी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग्स, बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, पहले उनकी बियर्ड रेड लगती थी, लेकिन पहली बार मुझे उनके चेहरे पर कठिनाइयां और कितना संघर्ष है उनके काम में, कितना स्ट्रगल है, और सफेद बाल उनके बियर्ड में, रेड बियर्ड में मुझे दिखाई दिए। As best I could, मैं जितना बेस्ट कर सकता था, I explained the circumstances of those ill-omened boots. Ill-omened मतलब होता है अनलकी, तो मैंने circumstances उन्हें समझाने की कोशिश की कि क्यों मैंने वो बूट्स खरीदे, क्या परिस्थितियां थी। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उनके फेस ने, उनकी आवाज ने इतना डीप इंप्रेशन छोड़ा मेरे ऊपर कि अगले ही few minutes में मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए। They lasted longer than ever, और वो इतने पेयर्स थे और हमें पता है उनके शूज बहुत ज्यादा चलते हैं, तो वो बहुत टाइम तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और लगभग 2 साल तक मुझे उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट वॉज मेनी मंथ्स, बहुत महीने हो गए, बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, कि जब मैंने नेक्स्ट टाइम विजिट किया उनकी शॉप को। दिस टाइम इज अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, अब की बार जब मैं गया तो लग रहा था कि जैसे उनके बड़े भाई है, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जिनके पास एक पीस ऑफ लेदर, चमड़े का एक टुकड़ा उन्होंने पकड़ा हुआ था। When Mr. Gessler, I said, how are you? मैंने उनसे पूछा, मिस्टर गेसलर आप कैसे हैं? He come close, वो पास आए, and peered at me. peer करना मतलब बहुत ध्यान से देखना, उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। I am very well, I am pretty well, मैं अच्छा हूँ। He said slowly, but my elder brother is dead, लेकिन मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है।
एंड देन आई सॉ इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और तब मैंने देखा कि ये तो वो खुद ही है, मिस्टर गेसलर ही हैं, बट हाउ एज्ड एंड वैन, लेकिन वो कितने बूढ़े हो गए हैं, कितने वैन यानी कि कितने कमजोर लग रहे हैं। आई नेवर बिफोर आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, उससे पहले कभी भी मैंने उनके भाई के बारे में उन्हें बात करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड, काफी शॉक था। आई मर्मर, मैंने धीरे से कहा, ओ आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज डेड, एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate I suppose the cause of his death. Okay, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छे आदमी थे, अच्छे बूट्स बनाते थे। फिर उन्होंने अपने सिर को छुआ जहाँ पर उनके बाल काफी कम थे, जो उनके भाई के भी थे, शायद से वो उनकी मौत का कारण बताना चाहते थे। फिर उन्होंने पूछा, डू यू वांट एनी बूट्स, तुम्हें बूट्स चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उन्होंने हाथ में जो पकड़ा हुआ था चमड़ा उसको दिखाया और कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये एक बहुत सुंदर पीस है लेदर का। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने फिर से कुछ जोड़ी जूते ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, काफी समय लगा उनको आने में क्योंकि वो बूढ़े हो गए तब, शायद स्लोली काम करते थे, बट दे वर बेटर दैन एवर, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा बेटर थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, उनको वो घिस ही नहीं सकते थे, वेयर आउट हो ही नहीं सकते थे। एंड सून आफ्टर देन आई वेंट अब्रॉड, और उसके बाद ही मैं अब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, दोबारा लंदन आने में मुझे 1 साल लग गया। एंड देन फर्स्ट शॉप आई वेंट आई वॉज टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान पर लंदन आने के बाद जो मैं गया वो मेरे ओल्ड फ्रेंड यानी कि मिस्टर गेसलर की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं 60 साल के एक आदमी को छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और मैं जब आया तो मुझे 75 साल का एक आदमी मिला, पिंच्ड एंड वॉन, जो बहुत कमजोर था, बहुत थका हुआ था। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जिन्होंने पहली बार इस बार जब मुझे देखा तो पहचाना ही नहीं। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, उन्होंने फिर से वही कहा कि क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज स्लैक टाइम, इट इज स्लैक टाइम, ये स्लैक टाइम मतलब जब कम काम होता है, लेस वर्क टाइम है ये, तो मैं उन्हें जल्दी से इसलिए बना दूंगा क्योंकि ये स्लैक टाइम है, काम ज्यादा नहीं है अभी मेरे पास। आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर तरह के बूट्स चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब मेरे पास वो एक इवनिंग को वो शूज आए तो मैंने एक एक करके उनको देखा, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, ट्राई किया उनको। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। आप चाहे लेदर की बात करें, क्वालिटी की बात करें, जो उनकी फिनिशिंग थी, हर तरह से वो जो उन्होंने आज तक बनाए थे उन सब में वो बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, मैं नीचे गया, एक चेक मैंने लिखा उनके नाम पर और उसको पोस्ट कर दिया अपने खुद के हाथों से। नाउ अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जब मैं उस सड़क से जा रहा था, उस गली से जा रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा उनको बताऊंगा कितने अच्छे से वो शूज फिट हुए हैं मुझे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, लेकिन जब मैं गया उस शॉप के पास तो उनका नाम वहां से चला गया था, नाम उनका वहां नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर गया, बहुत डिस्टर्ब था मैं। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, मैंने देखा वहां पर एक यंग मैन है जिसका इंग्लिश फेस है। ओके, फिनिश होने वाला है। मिस्टर गेसलर इन, आई सेड, मैंने उनसे पूछा मिस्टर गेसलर है अंदर? नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, तो कहते नहीं सर वो तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी चाहिए विद प्लेजर हम अटेंड करेंगे, हमने उनसे शॉप एक तरह से खरीद ली है। ओ यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गेसलर, लेकिन मिस्टर गेसलर, ओ ही आंसर्ड, डेड, वो तो अब नहीं रहे। डेड, बट आई ओनली रिसीव दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, वो कैसे मर सकते हैं, मुझे तो ये बूट्स लास्ट हफ्ते के वेडनेसडे को ही उनसे मिले हैं। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उस बेचारे बूढ़े आदमी ने, ही स्टार्व्ड मतलब वो भूखा रहे बहुत, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर्स ने कहा कि धीरे धीरे स्टार्वेशन से, भूख से मरना उनका रीजन बताया। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, आपको लगा कि ऐसे अगर वो काम करते रहेंगे तो क्या उनकी दुकान चलेगी। वुडंट हैव अ सोल टच्ड हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, किसी ने भी उनके बूट्स को टच भी नहीं किया उनके खुद के अलावा। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, जब भी उनको कोई ऑर्डर मिलता तो वो इतना टाइम लेते थे। पीपल वांट वेट, लोग आजकल वेट नहीं करते हैं। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो जो भी उनके कस्टमर्स थे वो सब चले गए, ग्राहक सारे उनके खत्म हो गए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो यहीं पर बैठे रहे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट्स, मैं तो कहूंगा कि उनसे बेटर बूट्स पूरे लंडन में कोई नहीं बनाता। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन देखिए कॉम्पिटिशन कितना है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, इस कॉम्पिटिशन में उनको एडवर्टाइज करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे बेस्ट लेदर था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, सब कुछ वो खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडिया, अगर ऐसे आइडिया होंगे तो क्या ही हो सकता है। बट स्टार्वेशन, लेकिन वो कहते हैं लेकिन स्टार्वेशन, भूख से मरना, दैट मे बी अ बिट फ्लारी, ये शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, एज द सेइंग इज, जैसा कि हम कहते हैं। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैंने उनको देखा वो दिन रात जूतों पर काम करते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यूसी, आखिर तक उन्होंने ऐसे ही किया। आई यूज्ड टू वॉच हिम, मैं उनको देखता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, वो खुद को खाने का टाइम भी नहीं देते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में उनके पैसे भी नहीं थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, पूरा दुकान के रेंट में और लेदर में चला जाता था। नाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई डोंट नो हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, वो इतना लंबा कैसे जिए मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर, वो उनके अक्सर उनके अंदर मैं ये फायर भी जलाता था कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट ही वॉज अ कैरेक्टर, वो अपने अलग ही एक कैरेक्टर थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे बूट्स बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट है स्टोरी थोड़ी सी, बट होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। और जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि सही डेडिकेशन अपने काम के प्रति और क्वालिटी वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जितना हो सके मैक्सिमम चीज़ें उनसे खरीदने की